मानव स्क्रीन चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एपिसोड नंबर 4 को लेकर। तो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया तो ये वाला एपिसोड तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट तो कर ही देना, क्योंकि आप लोग कोई भी कमेंट नहीं करते हो। तो चलो कमेंट कर दो और एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड में दिखाया जाता है, ये कहानी है कैटरीना और साइमन की, जो कि एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और बहुत जल्द शादी करने वाले थे, अपनी जिंदगी खुशी से बिताने वाले थे। लेकिन तभी उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिनकी उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी, जिसने साइमन को डीमन किंग और कैटरीना को मरने पर मजबूर कर दिया। कैटरीना के मरने के बाद साइमन को जेल में डाल दिया गया और साइमन ने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करते हुए खुद को डीमन किंग में बदल दिया और उन सबसे बदला लिया जिसने उसकी कैटरीना को उनसे छीन लिया। ये कहानी है प्यार के बदले की और दुनिया को बदलने की उम्मीद है। ये सब आपको पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत हमें कैटरीना और साइमन को दिखाते हुए होती है, जो कि कैसल को देख रहे थे। यहाँ पर आना तो मना था और उस कैसल को देखना भी, लेकिन साइमन कैटरीना को कहता है कि अभी यहाँ पर कोई नहीं देखेगा, इसलिए हमें यहाँ पर आकर उस कैसल को देख लेना चाहिए। सदियां गवाह है कि ये कैसल आज तक किसी दुश्मन के हाथ नहीं पड़ा और ना ही कभी हारा। जरूर इसके पीछे कोई राज है। कैटरीना ये सुनकर कहती है, मैंने ये भी सुना है कि ये कैसल बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सोचो, वो जमीन जहाँ पर नोबल्स रहते होंगे, वहाँ पर रहना कितनी खुशकिस्मती की बात होगी और वहाँ पर सब कितनी खुशी से और कितने फ्रीली रहते होंगे और वो जगह कितनी खूबसूरत होगी। साइमन ये सुनकर उसे कहता है, खैर मैंने अपने सीनियर्स को एक रिपोर्ट सबमिट की है गोलम मैजिक की, जिसकी मदद से वो मुझे इंटरमीडिएट में पर प्रमोट कर देंगे, जिसके पास मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं तुम्हें उसी नोबल की जमीन के ऊपर एक जगह खरीद कर दे सकता हूँ। इसलिए कैटरीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ सहा है, अपनी खुशियों को कुर्बान किया, इसलिए मैं आज से वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हें दुनिया के सबसे खुशकिस्मत और खुश इंसान रखूंगा। कैटरीना भी उसको प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन वो उसे कहती है, लेकिन तुम्हें उसके लिए पहले इंटरमीडिएट वेट बनना होगा। ये सुनकर साइमन उससे कहता है, तुम तो बड़ी मतलबी हो। तब ये सुनकर कैटरीना से कहती है, मैं मजाक कर रही थी। बाद में वो दोनों मिलकर उसी कैसल के व्यू को एंजॉय करने लगते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन साइमन ने जो सुनहरे ख्वाब देखे थे उन सब के ऊपर पानी फिर जाता है, क्योंकि साइमन ने जो रिपोर्ट सबमिट करवाई थी वो एल्डर ने अपनी बताकर ड्यूक को भेज दी और सारा फेम खुद कमा लिया। और साइमन ये सब कुछ बस खड़ा देखकर सुनता रहा और कुछ भी न कर सका। और ड्यूक भी एल्डर के तारीफों के बुल बनता रहा। उसे कहने लगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपके इस काम की वजह से मैजिक को एक नया मोड़ मिलेगा। आपने एक नई खोज की है मैजिक की दुनिया में, आपके इस खोज की वजह से दुनिया पूरी की पूरी बदल जाएगी। ये गोलम मैजिक दुनिया में एक नई किरण लाएगा और एक नया रास्ता। ये सुनकर एल्डर से कहने लगता है, ये सब कुछ आपकी की हुई इन्वेस्टमेंट जो कि आपने मुझ पर की उसकी वजह से हुआ और मेरे हार्डवर्क की वजह से। ये सुनकर ड्यूक से कहने लगा, मैं आगे और भी ज्यादा तुम पर इन्वेस्टमेंट करूंगा। पीछे का साइमन जो ये सब कुछ सुन रहा था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे समझ आ गया था कि जैसे मैंने सोचा था वैसे तो कुछ भी नहीं हुआ। चाहे मैं अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ तक, अपनी आखिरी सांसों तक भी काम करता रहूं, तब भी मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा और सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा था। मुझे मेरी मेहनत का कोई सिला नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नोबल्स की इज्जत है। लेकिन तब भी ड्यूक एल्डर से कहता है कि मैंने जो चीज आपको कही थी, क्या आपने वो तैयार की? तब ये सुनकर एल्डर से कहते हैं, हाँ मैंने बिल्कुल तैयार की। तभी वहाँ पर किसी को लाया जाता है, जिसे देखकर साइमन कहने लगता है अपने बैकग्राउंड वॉइस में कि बात सिर्फ यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी, अगर वो सब सिर्फ यही कर दे तो अच्छा था, लेकिन वो लोग जो मेरे पास है वो सब छीन लेंगे, ऐसा तो नहीं होने दूंगा। बाद में पता चलता है वो जिसको ला रहे थे वो और कोई नहीं कैटरीना थी, क्योंकि ड्यूक एक हैवान था जिसको औरतों को अपने पास रखने में मजा आता था। ड्यूक ने इस वजह से कैटरीना को अपनी मांग के लिए एल्डर के सामने रखा था, क्योंकि वो अपने लुक्स यानी अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थी। लेकिन वो एक लोली बर्ड थी और एल्डर भी इसके बारे में बात करने लगता है कि अगर वो कोई यतीम या फिर किसी निचले घराने की पैदाइश लड़की न होती तो वो आज बहुत ही ज्यादा अलग होती, उसकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा खुशहाल होती। लेकिन अब साइमन को भी पारा हाई हुए छुपा था और वो कह रहा था कि जिन चीजों के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी सपने देखे और मैंने वो सब चीजें जिनको मैंने अपनी जान से ज्यादा बचाया, आखिर तुम लोग कैसे उन चीजों को मुझसे छीन सकते हो और तबाह कर सकते हो? अपने हाथ उसके ऊपर से हटाओ, ये कहते हुए उनके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन एल्डर जिसकी पावर उससे ज्यादा थी वो उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और अपनी पावरफुल अटैक को चार्ज करते हुए कहता है कि कमीने, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझसे बात करने की? क्या तुम अपनी जगह नहीं जानते? तुम सिर्फ एक कचरे के टुकड़े हो। उस एल्डर का हमला सीधे जाकर साइमन पर हिट होता है, जिसके एक हमले को भी साइमन नहीं सह पाता और वहीं पर ढेर हो जाता है, जिसे देखकर कैटरीना भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन वो दोनों अब कोई नहीं कर सकते थे, वो दोनों लाचार थे।
साइमन को जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वो बिल्कुल पागल हो जाता है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अब वो भी मरना चाहता है, उसकी जीने की कोई इच्छा ही नहीं है। वो एक चूहे को उठा कर कहता है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि आखिर अब मैं क्या करूँ। शायद वो उस चूहे को खाने वाला था और साथ ही में उसने दीवार के ऊपर उतने दिन भी मार्क कर रखे थे जितने दिन से वो इस जेल में है, यानी कि उस हादसे को भी हुए काफी दिन हो गए। और अभी कैटरीना का क्या हुआ आगे पता चलेगा। साइमन को अपने जिंदा होने पर भी शक था। वो कह रहा था कि आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया, मैं जिंदा क्यों हूँ। तभी वहाँ पर कुछ घर लाते हैं जो किसी PSPN मारते हुए इसके रास्ते भी कहने लगते हैं, अरे देखो लगता है ये वो चूहा खाने वाला है, ये तो पूरी तरह से पागल हो गया है। साथ ही वो ये भी कहने लगते हैं कि मैजिक टावर का एक मेज किसी काम का नहीं होता, उसकी तो कोई औकात ही नहीं है हमारे स्टेट में। साथ ही में वो ये भी कहने लगते हैं कि अरे यार तुम पागल तो नहीं हो, मुझे बताओ तुमसे उन लोगों ने कहा है कि तुम उन्हें वही गोलम समन करके दिखा दो जिसकी रिपोर्ट तुमने सबमिट कराई थी, वही रिपोर्ट जिसका क्रेडिट एल्डर ने ले लिया। अगर तुम वो गोलम उन्हें समन कर दे देते हो तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन साइमन को देखकर ऐसा लग रहा था वो उन दोनों गार्डों की बातें ही नहीं सुन रहा है, उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे देखकर वो गार्डों से कहता है क्या तुम सुन रहे हो। तभी उसके साथ गड़ा गार्ड उसे कहता है, अरे यार तुम क्यों किसी पागल के साथ बात कर रहे हो, ये तो तब से बिल्कुल पागल हो गए जब से उसकी वो मशूका मरी है। तब ये सुनकर वो उसे कहता है क्या वो मरेगी, अक्सर उसको कैसे मारा और क्यों मारा। दूसरा गार्ड फिर उसे कहता है कि उसने खुदकुशी कर ली अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्या पागल लड़की थी। साइमन भी उस चूहे को छोड़ देता है उनकी बातें सुनने के बाद, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैटरीना मर चुकी है, उसने खुदकुशी कर ली। गार्ड वहां से जाते हुए और भी ज्यादा बकवास करने लगते हैं, लेकिन साइमन जो था वो कुछ करने लगता है। वो अपने हाथ के अंगूठे के ऊपर लगे नाखून को तोड़ता है और वहां से खून निकालता है और कहने लगता है मुझे माफ कर देना कैटरीना। और वहाँ के चूहों में उसके कुछ करने की वजह से हलचल होने लगती है, वो बहुत अजीब से करने लगते हैं जिस चीज को देखकर गार्ड्स को भी थोड़ा अजीब लगता है। वो कहते हैं आखिर ये सब लोग कर क्या रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है, जरा एक चूहे को मार कर देखना। जब वो एक चूहे को मार कर देखते हैं तो तब उन चूहों के ऊपर उन्हें एक मैजिक सर्कल बना दिखता है जो कि डार्क पावर का था, जिसे देखकर वो सारे के सारे गार्ड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और साइमन के जेल की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पर साइमन अपने मैजिक सर्कल कंप्लीट करने वाला था और कह रहा था कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था कैटरीन, तभी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। गार्ड से रोकने के लिए आते हैं, कहते हैं कि तुम रुक जाओ, तुम आखिर क्या कह रहे हो। तब साइमन उनसे तभी ये बात कहता है तुम लोग चाहते हो कि मैं रुक जाऊं, मैं तो बस अभी करना शुरू ही किया है। तभी से मैंने अपना सर्कल कंप्लीट कर लेता है और उसके ऊपर अपने चूहों का सैक्रिफाइस देता है, जिसकी वजह से इन चूहों में पावर आने लगती है। और वो कहने लगता है अगर मैं थोड़ा सा और ताकतवर होता कैटरीन तो मैं तुम्हें बचा लेता। हाँ कैटरीन मैं तुम्हें नहीं खोता। उसके मैजिक सर्कल कंप्लीट होने के बाद और उसमें पावर आने के बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके अंदर से एक बहुत बड़ा जायंट गोलम आता है, जिसे देखकर वो कहता है हाँ ये वो चेहरा है जो कैटरीन भी बनाती। ये सब वो उन सोल्जर्स को देखकर कह रहा था जिनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था और उनके चेहरे पर डर साफ साफ देखा जा सकता था। अब बदला लेने का वक्त था, इसलिए वो अपने गोलम को उन्हें मारने के लिए और खुद बैकग्राउंड वॉइस में हमें कहने लगता है कि मैं सोचता रहा वो वजह कि आखिर मैं क्यों जिंदा हूँ, लेकिन जो वजह मुझे समझ आई मेरे अभी तक जिंदा रहने की। सीन चेंज होता है, हमें एक जगह पे बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है और हमें साइमन को दिखाया जाता है जो कि अपनी बात पूरी कर रहा था और कह रहा था कि ये जरूर इसकी वजह से है कि मुझे बदला लेना है इस खराब दुनिया से, इस कर्ज दुनिया से जहाँ पर तुम और मैं खुशी से नहीं रह पाए। और तुम फिक्र मत करना कैटरीना, मैं अब उतना कमजोर नहीं हूँ जितना पहले था। मैं अब वो सारी ताकतें लूंगा जो मुझे ताकतवर बना सकती है, हर तरह की पावर को हासिल करूंगा। मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को बदल कर रखूंगा। और ये सब वो बड़े ही खतरनाक चेहरे से और रोते हुए चेहरे से कह रहा था, क्योंकि अब उसका दुख दर्द उसकी ताकत बन चुका था। वो एल्डर भी दिखाया जाता जिसकी वजह से कैटरीन और साइमन की जिंदगी तबाह हो गई, जो कि साइमन को देखकर कह रहा था साइमन तुमने ये क्या किया। गॉड को सर्च करता था वो आखिर कैसे डीमंस का गुलाम हो गया, आखिर ये तुमने क्या किया, क्या तुम अपने दिमाग से बाहर चले गए हो, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो। तब ये सुनकर साइमन उसे कहता है अच्छा तो तुमने जो किया उसके बारे में क्या। हमें वो ड्यूक भी दिखाया जाता है जो साइमन से रंग की भीख मांग रहा था, उसे कह रहा था कि मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, अगर तुम मेरी जान बचाते हो तो मैं तुम्हें इस जगह को मास्टर बना सकता हूँ, तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। लेकिन साइमन अपनी पावर को इकट्ठा करते हुए और उसके ऊपर हमले की तैयारी करते हुए कहता है कि जो चीज मैं चाहता हूँ वो तुम कभी नहीं दे सकते, क्योंकि तुम किसी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकते। ये कहने के साथ वो उस ट्यूब को खत्म कर देता है। साइमन ने उस पूरी की पूरी जगह को तबाह कर दिया, उस जगह को जहाँ पर
कभी कैथरीन और साइमन रहते थे, लेकिन उसी जगह ने उन दोनों को एक नहीं होने दिया। उस जगह को तबाह करने के बाद साइमन कह रहा था कि कैथरीना, तू फिक्र मत करो, मैं इस पूरी की पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तबाह कर दूंगा, जिस दुनिया ने हमें एक नहीं होने दिया। सिंह चियोतरा में किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक राजा एक हीरो को तैयार कर रहा था जिसका नाम लकैन था, और वो राजा उससे कहता, हीरो लकैन, तुम्हें हमारी दुनिया को बचाना ही होगा। डीमन किंग ने अपनी आर्मी की मदद से बहुत सारी किंगडम्स को और बहुत सारे ड्यूकडम्स को तबाह कर दिया है, बहुत सारे मासूम लोग मारे गए हैं। अब इस दुनिया की किस्मत तुम्हारे हाथों में है, जाओ उस डीमन किंग को मार दो। किंग के इन अल्फाजों के खत्म होने के बाद वो हीरो भी उठ जाता है, अपनी आंखें खोलता है और अपनी आर्मी के साथ तैयार होते हुए डीमन किंग को मारने के लिए चला जाता है। एक स्पॉइलर दूं, वो डीमन किंग और कोई नहीं, साइमन है, जो कि इस दुनिया को तबाह कर रहा है और ये हीरो उसे मार डालेगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में हीरो को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार को आसमान की तरफ लहराते हुए अपने सोल्जर्स को एक बड़ी जबरदस्त स्पीच देते हुए कह रहा था कि इस दुनिया को अंधेरे ने खा लिया है, हमारे एम्पायर की सारी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे, अपनी फैमिलीज और अपने लिए लड़ेंगे, हम लोग इस दुनिया के लिए लड़ेंगे और इस दुनिया को उस डीमन किंग के कहर से आजाद करेंगे। बेशक इस दुनिया में बुराई फैल चुकी है, हर तरफ अंधेरा है, लेकिन हम लोग उस अंधेरे से बाहर निकलेंगे और इस दुनिया की आखिरी होप बनकर आज उस डीमन किंग को मार देंगे और इस दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद बनेंगे। एमआर कैटरीना के एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कैटरीना साइमन से कह रही थी कि तुमने वो खबर सुनी कि एक नोबल को ब्रेड चुराने के चक्कर में एक मासूम बच्चे के हाथ काट दिए गए। वो मासूम बच्चा तो सिर्फ अपने खाने के लिए थोड़ा सा ब्रेड चुरा रहा था, आखिर वो उसके साथ ऐसा क्यों किए गए? क्या ये नोबल ये समझते हैं वो जो करेंगे हम चुपचाप बैठ कर सहते रहेंगे? साइमन जो कि कैटरीना की बातें खड़ा सुन रहा था, वो उसे कहते थोड़ा आराम से बोलो, अगर यहाँ पर किसी ने सुन लिया तो हमें बेनिफिट मिल सकती है। तब ये सुनकर कैटरीना उसे कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम लोग भी उसी की तरह एक लोअर क्लास में पैदा हुए हैं, नोबल जो कि हाई क्लास से के हैं वो हमें जब चाहे तब सजा दे सकते हैं और हम उनके सामने कुछ कर भी नहीं सकते। शायद यही फर्क है जिसकी वजह से उस बेचारे बच्चे को भी सजा मिली। आखिर क्या होगा साइमन हमारा और तुम्हारा, क्योंकि हम दोनों भी तो बिल्कुल उसी क्लास में ही पैदा हुए हैं। साइमन जो कि कैटरीना की सारी बातें खड़ा सुन रहा था, वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कैटरीना से कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई सोशल स्टेटस मायने नहीं रखता होगा, सब लोग बराबर होंगे, कोई किसी के ऊपर हुक्म नहीं चलाएगा, सबको बराबर इज्जत मिलेगी और हर कोई आजाद होगा। सुनकर कैटरीना साइमन को बुलाती है और इसे कहती है कि उस दिन का इंतजार करने से वो दिन नहीं आएगा, हमें अगर कुछ बदलना है तो हमें अभी से बदलाव करना शुरू करना होगा, हमें खुद को बदलना होगा, वरना बाद में फिर कैटरीना कोई ज्यादा ही आगे चली जाती है और कहने लगती है जो बच्चे हम लोग रेस करेंगे उनका क्या होगा, क्या उन्हें भी ऐसी चीजों से गुजरना होगा। ये सुनकर साइमन बेचारा जो कि बोला वाला था बिल्कुल डर जाता है, उसके हाथों से किताबें भी छूट जाती है और कहने लगता है कैटरीना क्या कह रही हो, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, तुम तो अभी से ये सब बातें करने लगी। ये सुनकर कैटरीना उसे कहने लगती है क्यों, क्या तुम मुझे शादी नहीं करोगे? तब ये सुनकर जो साइमन और भी समा जाता है उसे कहने लगता है हाँ मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन अभी मैं इन सब के लिए इतना ज्यादा तैयार नहीं हूँ, ठीक है? तब ये सुनकर कैटरीना उसे कहने लगती है कि क्या तुम मुझे शादी करोगे कि नहीं? तब वो कहता है कि हाँ मैं करूंगा। बाद में फिर वो किताब उठाकर ऊपर जैसे उठता है तब कैटरीना उस पर हंसने लगती है, कहने लगती है कि साइमन तुम सच में बहुत ही ज्यादा बोले हो, बेशक तुम मेरी इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शर्मा गए, इसलिए मुझे यकीन है कि मैं वो इंसान हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, जिससे तुम शादी करोगे। फ्लैशबैक खत्म होता है, प्रेजेंट के डे का साइमन दिखाया जाता है जो कि एक पूरा का पूरा डीमन किंग बन चुका था और दुनिया को खत्म करना चाहता था, और वो कैटरीना को याद करते हुए कहता है कि कैटरीना बहुत जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जिस दुनिया की हमने बहुत ज्यादा शिद्दत से इंतजार किया था और जिसका हम लोग ख्वाब देखा करते थे, हालांकि इसने बहुत ज्यादा वक्त दिया लेकिन मैं बहुत जल्द उस दुनिया को सच्चाई में बदल दूंगा। उसके सामने हीरोज की आर्मी खड़ी थी, हीरोज से कह रहा था कि डीमन किंग साइमन तुम्हारी वजह से दुनिया को बहुत सारे कष्ट झेलने पड़े हैं, तुम्हारी वजह से पूरी की पूरी दुनिया में अंधेरा फैल चुका है और तुमने बहुत ज्यादा बुराई फैलाई है इस दुनिया पे। आज मैं गॉड के नाम की कसम खाता हूँ कि तुम्हें उन सब बुरे कर्मों का जवाब देना होगा जो तुमने आज तक किए, और मैं हीरो तुम्हें आज इस दिन मार डालूंगा। उसकी इन सब बातों को सुनकर साइमन जोर जोर से हंसने लगता है और उससे कहने लगता है अच्छा तो तुमने ये सब कुछ प्लान किया है मेरे ऊपर जस्टिस करने के लिए, आखिर मैं क्यों डरूं तुम्हारे उस नकली गॉड और तुम्हारी इस घटिया सेंस ऑफ जस्टिस के लिए, मैं आखिर क्यों डरूं? तब ये सुनकर हीरो से कहता है तुम डरोगे? फिर हीरो अपने सोल्जर्स को तैयार होने के लिए कहता है कि हमें इस दुनिया को बचाने के लिए इस डीमन किंग को खत्म करना होगा। बाद में वो अपने सोल्जर्स को एक जबरदस्त स्पीच देते हुए उनमें जो ही पढ़ते हुए उन्हें डीमन किंग साइमन के ऊपर हमला करने के लिए कह देता है। उसके हुक्म के ऊपर सारी की सारी फोर्सेज डीमन किंग साइमन के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है, जिन्हें साइमन आता हुआ देख रहा होता है।
भी और अटैक प्रिपेयर करते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले? मैं वो हूँ जो तुम सबको जज करेगा। जिस दिन मैंने कतरीना को खोल दिया उस दिन मेरे लिए जस्टिस मर गया। वैसे इल्यूजन्स पर अब मेरा यकीन नहीं है। अब मैं सिर्फ एक ही चीज के ऊपर यकीन रखता हूँ और वो है पावर। वही मेरे लिए जस्टिस है। उसकी पावर बहुत ज्यादा थी जिसे देखकर हीरो उसके सारे सोल्जर्स भी घबरा जाते हैं। उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उससे सारे के सारे पीछे धकेले जाते हैं और वहां पर बहुत बड़े बड़े गोलम समन हो जाते हैं, जिन्हें देखकर तो हीरो भी परेशान हो जाता है। साइमन खुश होते हुए कहने लगता है कि देखो हीरो, ये है असली डे ऑफ जस्टिस। ये वो दिन है जिस दिन जस्टिस पैदा हुआ, असली जस्टिस पैदा हुआ, बिल्कुल तुम्हारे उस घटिया फेथ से बहुत ज्यादा दूर जो कि सच भी नहीं है। आज के दिन की शुरुआत को मार्क कर लो क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन नए दौर की शुरुआत होगी। और हमें दिखाया जाता है साइमन के बहुत बड़ी और खतरनाक सी गोलम आर्मी को। साइमन जो कि अपनी डीमन आर्मी की सब बिल्कुल तैयार कर रहा था, उसकी डीमन आर्मी जैसे ही उन सोल्जर्स के ऊपर हमला करती है तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल निकलती है और सोल्जर्स को बड़ी आसानी से मारती जा रही थी, जिसे देखकर हीरो के सोल्जर डर जाते और कहने लगते हैं ये तो बहुत बड़े गोलम्स अगर हम इनका सामना कैसे करेंगे। तब उसके साथ खड़े एक साथी उससे कहता है कि तुम्हें लड़ना ही होगा, अगर हम लोग ऐसे ही वापस गए तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं, वो हमें मार देंगे, या तो ये डीमन किंग के हाथों मर जाए और इसकी मौत मरे, नहीं तो हमारा किंगडम हमें नहीं छोड़ेगा और हमारा कोई फ्यूचर भी नहीं होगा। लोग हमें कहेंगे कि हम डर कर वापस आ गए। साइमन उनकी ये हालत देखकर उन्हें बेवकूफ कहता है और उनसे कहता है कि तुम सब लोग कुछ भी नहीं हो, सिर्फ कचरे हो। तुम लोग के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सोशल स्टेटस है जिसके ऊपर तुम लोग इतना भुगतते हो, और अगर वो तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि एक असली ताकत के सामने खड़े हो सको? अब ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तुम सब के पास जो कुछ था वो सब कुछ आज तुम्हारा खत्म हो चुका है। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी हीरो डीमन किंग साइमन का नाम होता है, उसे कहता है डीमन किंग साइमन तुम बिल्कुल भी माफी के काबिल नहीं हो। आज मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा और तुम्हारी सारे के सारे बुरे कामों को भी खत्म कर दूंगा। वो अपनी एक ही स्ट्राइक में साइमन के एक गोलम को मार देता है। ये देखकर तो साइमन भी हैरान हो जाता है और कहने लगता है इसने सिर्फ एक ही हमले में मेरे एक गोलम का हाथ ही काट डाला और उसे पूरा का पूरा खत्म ही कर दिया। अच्छा, अब मैं समझा कि मैं लिविया किंगडम के ऊपर कब्जा क्यों नहीं कर सकता, चाहे मैं कितने ही गोलम क्यों न भेज दूं। उसकी मेन वजह तुम हो, तुम हीरो। यहाँ पर हीरो और साइमन दोनों दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। यहाँ पर साइमन हीरो से कहता है कि तुम आज यहाँ पर मरोगे। दोनों आर्मी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है और बाद में हमें दिखाया जाता है कि हर तरफ लाशें बिछ चुकी थी, खून की और तलवारें आसपास टूटी पड़ी थी और हीरो भी बहुत ज्यादा थक चुका था और साइमन भी अपने एक गोलम के साथ बच गया था। हीरो जो कि अब बहुत ज्यादा थक चुका था लेकिन अब भी कह रहा था कि चलो अब इस सब को खत्म करते हैं। बाद में दिखाया जाता है कि साइमन का आखिरी गोलम भी खत्म हो चुका था जिसे हीरो ने हिरा दिया था और वो कह रहा था डीमन किंग साइमन आज तुम्हारा अंत था। साइमन हीरो से आ चुका था और अपने घुटनों के बाद सामने बैठा था। हीरो अब तलवार उठाकर साइमन को खत्म करने ही वाला था, लेकिन साइमन हीरो को बुलाता है और उसे कहता है कि तुम नहीं जानता ये पूरी दुनिया पूरी की पूरी खराब हो चुकी है। मैं हर चीज को खत्म करके एक नए सिरे से बनाता, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए मैं डीमन किंग साइमन तुम्हें कर्ज करता हूँ हीरो। आज की बात तुम्हारी सारी की सारी ब्लड लाइन पूरी तरह से कर्ज होती है। वो पूरी की पूरी अपनी जिंदगी सफरिंग में गुजारेंगे, उन्हें कभी खुशी नसीब नहीं होगी और बहुत जल्दी उनकी मौत हो जाएगी। ये है मेरा काज। उसके इस अल्फाजों के साथ ही डीमन किंग साइमन का सर हीरो काट देता और इस तरह से साइमन की कहानी खत्म हो जाती है। कहते हैं जब इंसान मौत के करीब होता है या मर रहा होता है तब उसे अपनी जिंदगी की कुछ पुरानी यादें आती हैं। इसी तरह साइमन को भी अपनी और कैटरीना के साथ की पुरानी यादें आने लगती हैं। उसकी पुरानी यादों में हमें दिखाया जाता है कैटरीना साइमन से कह रही थी कि साइमन जब तुम मेरे साथ ऐसे हेल्दी पोजीशन में और इतने अच्छे खड़े होते हो तब ये वो वक्त होता है जब मैं बहुत ज्यादा खुश होती हूँ। साथ ही मैं कैटरीना साइमन को किस कर रही थी और उससे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन तभी कोई अचानक से अपनी आंखें खोलता है और उठते हुए कहने लगता है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसा है, क्या ये सब कुछ एक सपना था? मेरी गर्दन तो अभी भी मेरे दाढ़ पर है, इसका मतलब है कि ये सब कुछ एक सपना था? नहीं, मुझे याद है कि मैं बहुत ज्यादा जख्मी था, मेरी गर्दन कट चुकी थी, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। मेरे ऊपर कोई जख्म क्यों नहीं? आखिर क्या हुआ और मैं आखिर कहाँ पर हूँ? ऐसी जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी, ना ही ऐसा कमरा। मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? हालांकि ब्लैक मैजिक भी किसी को वापस जिंदगी में नहीं ला सकता। अगर ऐसा होता तो मैं कैटरीना को कब का वापस ला चुका होता। तो आखिर मैं अभी तक जिंदा कैसे हूँ? लेकिन तभी वो कोई सामने देखता और चौंकते हुए कहता, हाँ आखिर इस कमीने की तस्वीर यहाँ पर क्या कर रही है? ये तो हीरो लकैन है जिसने मुझे मारा था। आखिर इस कमीने की तस्वीर आखिर यहाँ पर कर क्या रही है? लेकिन तभी उसके कमरे में कोई आता और कहता, यंग लॉर्ड क्या आप ठीक है? तभी वो बंदा उससे देख बहुत ज्यादा भावुक हो जाता और कहने लगता, आखिरकार आप उठ गए, खुदा का बहुत ज्यादा शुक्र है।
शुक्र है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आप 2 हफ्तों से कुआं में थे, आप अभी तक नहीं उठे थे, आप उठ गए, ये तो बहुत अच्छी बात है। यंग लॉर्ड की ये सुनकर कहना से कहने लगता है, यंग लॉर्ड को ये यंग लॉर्ड और तुम कौन जरा मुझे बताओ। ये सुनकर वो आदमी बहुत ज्यादा हैरान जाता है, उसे कहने लगता है, यंग लॉर्ड क्या आप मुझे नहीं पहचानते? ओ मैं समझ सकता हूँ, उस हादसे की वजह से आपकी मेमोरी भी डैमेज हो गई होगी। ठीक है, मैं आपको सबको शुरू से बताने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपको शुरू से सब कुछ बताऊंगा तो आप अपने आप ही बाकी सब कुछ समझ जाएंगे और आपकी मेमोरी वापस आ जाएगी। फिर वो आदमी उसे बताना शुरू करता है कि आप लकैन फैमिली जो कि बर्क एम्पायर की है उसके वंशज हैं, आप इस पैलेस के बहुत जल्द ओनर भी बनने वाले हैं, और दूसरे अल्फाजों में आप लकैन हीरो के डिसेंडेंट भी हैं, यानी उसके वंशज। आपका नाम है ल्यूक डी लकैन। ये सुनकर दो बंदे बहुत ज्यादा हैरान जाते और कहने लगते, क्या मैं उस हीरो का वंशज? साथ ही में उसे ये भी बताता है कि हीरो लकैन को मरे 5 साल हो गए और आप उसके कुल 5 सालों के बाद जितने भी वंशज बनते हैं उनमें से हैं, यानी कि एक नंबरिंग होती होगी ना वंशजों की, तो उनमें से कोई एक है ये सुनकर वो बहुत हैरान जाता तो कहने लगता है, क्या मैं उसके वंशजों में से हूँ और उसको मेरे 5 साल हो गए? ये सुनकर सईमन समझ जाता है कि वो 5 साल बाद रिइनकार्नेटेड हुआ हीरो के डिसेंडेंट में। ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और एक आदमी भी कोई देखकर आ जाता है, क्योंकि वो आगे की तरफ भागते हुए जा रहा था दरवाजे की तरफ, और वो आदमी से पीछे बुला रहा था कि माय लॉर्ड अब ऐसे भागते हुए नहीं जा सकते, वो भी इस हालत में, आप तब भी ठीक हुए हैं। लेकिन वो तो अलग ही परेशानी में था, कह रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये सब तो बिल्कुल बकवास है, तुम चाहते हो कि मैं सब पे भरोसा करूं? इस सब बकवास चीजों पे क्या मैं तुम्हें कोई बेवकूफ दिखता हूँ? ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता। बाद में दरवाजे के हैंडल को पकड़ता है और खोलता है और चिल्ला कर कहता है कि ये सब कुछ भी सेंस नहीं बनाता, सब बकवास है। लेकिन तभी वो कोई देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, आखिर ये क्या चीज है? असल में उसने अपने सामने एक बहुत बड़ा जायंट गोलम जैसा कुछ देख लिया था, जिसे देखकर वो कहता है कि ऐसी चीज एग्जिस्ट भी करती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी और बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। इसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि वो आदमी जो भी अंदर कह रहा था वो सब कुछ सच था, और मैं इसे ये भी देखकर बता सकता हूँ कि मैं 5 साल आगे आ गया, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी और ऐसा ताकतवर गोलम जो कि गोलम मैजिक से भी नहीं बन सकता, ये बिल्कुल अलग है जो मेरे पास थे। ये तो बिल्कुल 5 साल आगे की टेक्नोलॉजी ही है। ये एक ऐसा मैजिक है जिसे मैं सिर्फ इमेजिन यानी सोच सकता हूँ, कर नहीं सकता, लेकिन ऐसा मैजिक तो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा है। ये सब उस गोलम को देखकर कह रहा था। सैमन के पीछे वो बंदा भी आया था जिसे सैमन उससे उसका नाम पूछा है, तब वो उसे अपना नाम हांस बताता है जो कि उसका पर्सनल सर्वेंट था। तब साइमन उससे पूछता है, मैं जिस चीज की तरफ देख रहा हूँ तब वो क्या है? तब ये सुनकर हान उसे बताता है, ये एक जाइगेंट है, ये एक ह्यूमनॉइड वेपन है जो कि इंसानों ने बनाया है। तब ये सुनकर साइमन उसे पूछता है, अच्छा तो ये एक ह्यूमनॉइड वेपन है, क्या ये मैजिक की मदद से बना है? तब ये सुनकर हान उसे बताता है, तुम आधे ठीक हो लॉर्ड, ये एक जाइगेंट है जिसे मैजिक और साइंटिफिक टेक्नोलॉजी से मिलकर बनाया जाता है। हालांकि जो गोलम मैजिक है उसमें जो बंदा होता है वो दूर से बैठकर गोलम को कंट्रोल करता है, लेकिन जाइगेंट का केस अलग है। इसमें बंदे को इसके अंदर बैठकर एक पायलट की तरह इसे ऑपरेट करना पड़ता है, यानी कि इसके अंदर एक पायलट बैठा होता है जो कि इस पूरे के पूरे जाइगेंट को चलाता है। ये सम का साइमन जो कि अब डील कहना है वो वहां से कहता है, मतलब बंदा उसके अंदर जाता है। तब ये सम कहा कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक। फिर साइमन इसके बारे में और भी ज्यादा सोचने लगता है। अब मैं इसको डील कहन बोलूंगा, साइमन नहीं बोलूंगा। फिर डील कहन इसके बारे में और सोचने लगता है और कहने लगता है कि इसके लिए तो बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी चाहती होगी। अगर किसी को उसके अंदर पायलट बिठाकर अंदर बैठाना है और उसको अंदर से ऑपरेट करना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी लगती होगी। अगर जो हाँ जो मुझे बता रहा है वो सब सच है तो आजकल का ये बहुत ज्यादा ताकतवर वेपन होता होगा। इसके अंदर बंदे को बैठना पड़ता है और बंदा अंदर से ही सब कुछ ऑपरेट कर सकता है और उन चीजों के खिलाफ बड़े अच्छे से हरकत कर सकता है जो भी उसके आसपास हो रही है। एक तरह से बैटल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने के लिए बेस्ट वेपन है। हालांकि गोलम्स को हमें दूर से ऑपरेट करना पड़ता है, ये तो बड़ी मस्त चीज है। ये उन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर रहा है जो मुझे गोलम्स के साथ फेस करनी पड़ती थी। सच में ये 5 साल आगे की टेक्नोलॉजी। हाँ उसको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि वो कर क्या रहा था, कब से चुप ही खड़ा था। बाद में जो लकैन था डी लकैन वो अंदर ही जान लगता है, पीछे से आने से बुला रहा था माय लॉर्ड। लेकिन तब भी साइमन सोचने लगता है, लेकिन अगर ये सब की इंसाइट में एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब 5 साल गुजर चुके हैं, तो आखिर सब का मतलब क्या है? आखिर क्यों आखिर मैं 5 साल बाद अपने ही दुश्मन के डिसेंडेंट के तौर पर रीइनकार्नेट हुआ? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? बाद में हमें हान की एक चिल्लाती हुई आवाज सुनाई जा रही थी जो कि कह रहा था माय लॉर्ड। बाद में दिखाया जाता है जो कि था लकैन यानी कि जो असल में साइमन था, वो गम के मारे बोतल में बोतलें घटकी जा रहा था और जो था हान उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। उसे कह रहा था कि आप शांत हो जाए, आपको इतना खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है। साइमन जो कि अब उसके बाद से परेशान हो गया था वो उसे कह रहा था कि तुमने कहा मैं लकैन का डिसेंडेंट हूँ, अगर जो मैं हीरो लकैन का डिसेंडेंट हूँ तब तो मुझे और भी ज्यादा तंदुरुस्त होना चाहिए, तुम्हें इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी
लकैन को कुछ महसूस होता है और वो कहा वो जमीन के ऊपर कोलैप्स कर जाता है, यानी गिर जाता है, और जो था हान वो से चढ़ा तो कहने लगता है माय लॉर्ड क्या आप ठीक है। लकैन को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगती है, कहने लगता है कि ये क्या हो गया। तभी ये सुनकर वो जो हान होता है उसे कहने लगता है कि मेरे लॉर्ड मैंने आपको कहा था कि आप अपना इतना पुश मत करें, आपको उस कष्ट के लिए सावधान रहना चाहिए। तब ये सुनकर लकैन से कहते क्या कष्ट। तब हान उसकी बात सुनकर मेहमान में क्या लगता मुझे लगा तो था कि ये सब कुछ भूल चुके हैं, लेकिन ये नहीं लगा था कि ये उस कष्ट के बारे में भी भूल जाएंगे। लकैन हान से कहने लगता है कि तुम मुझे सबको ये बताओ इस कर्ज के बारे में। तब ये सुनकर हान कहता है क्या आखिर मैं खान शुरू करूँ। हाँ, डीमन किंग और हीरो की लड़ाई हुई तो उसमें हीरो ने डीमन किंग को हरा दिया। वो यहाँ से बताना शुरू करता है, लेकिन ये लकैन था वो से क्या कहता है सीधा सीधा पॉइंट पर आओ। तब ये कहां से बताने लगता है हाँ ठीक है मैं आपको सीधा पॉइंट से ही बताता हूँ। जब हीरो ने डीमन किंग को हरा दिया तब डीमन किंग ने उसे मरते वक्त कर्स दे दिया, जिसकी वजह से उसकी सारी की सारी ब्लड लाइन कर्स हो गई। हालांकि हीरो को उसके काम की वजह से बहुत ज्यादा सम्मानित किया गया, लेकिन कर्स की वजह से वो बहुत जल्दी ही मर गई। ये सुनकर जो डी लकैन होता है जो कि असल में साइमन था उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस ऐसे चुपचाप आके बैठ कर उसकी बातें सुन रहा होता है। आन की सारी बात सुनकर लकैन कहता है अच्छा वो कर्स वो तो मैंने ही दिया था। बाद में वो वक्त याद करने लगता है जब वो डीमन किंग था और उसने हीरो को कर्स दिया था कि तुम्हारी सारी की सारी पीढ़ियां कर्स होती हैं, मैं उन्हें कर्स देता हूँ। और ये सब याद करते हुए कैटरीना का नाम ले रहा था क्योंकि उसने ये सब कुछ कैटरीना के लिए किया था। साथ में उसने ये भी कहा था कि उसकी पूरी की पूरी पीढ़ियां अपनी पूरी जिंदगी सफर करेंगे और मर जाएंगी। ये सब याद कर तो जो अभी का डी लकैन था वो तो बिल्कुल डर जाता और कहने लगता है रुको जरा, अगर ये जो सब कुछ कह रहा है उसके बारे में लिखा है मैंने तो वो सब कुछ अरे यार मारे गए, क्योंकि जो कुछ मैंने उस वक्त तो उस हीरो को कहा था अब ऐसा हो रहा है कि मैं उस चीज का शिकार खुद हो चुका हूँ। यानी कि उसने कष्ट तो हीरो को दिया था लेकिन आप घूम फिर कर उसी के ऊपर आ गया क्योंकि ये उसी के एक डिसेंडेंट के तौर पर रीइंकार्नेट हो गया। बाद में 500 साल पहले की कहानी बताई जाती है कि 500 साल पहले एक बहुत बड़ा डिजास्टर एक डीमन किंग आया था जो कि बहुत सारे गोलम्स को स्पॉट कर सकता था, जो कि आर्मी से भी बहुत ताकतवर थे। वो अपने एक हाथ के इशारे से हजारों लोगों को मार चुका था। उसकी कहर से बचना नामुमकिन था और देखकर ऐसा लग रहा था कि बस अब दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तब भी एक बहुत ही महान योद्धा आया जिसका नाम लकैन था। उसने डीमन किंग को हराया और उस दुनिया में शांति स्थापित की। लेकिन डीमन किंग ने मरने से पहले उस हीरो के ऊपर एक कष्ट डाल दिया जिसकी वजह से वो हीरो और उसकी सारी की सारी ब्लड लाइन अपनी जवान उम्र में ही तड़प कर मर जाती। और इसी की वजह से हीरो लकैन की फैमिली कमजोर होती गई और आखिर में बहुत ही ज्यादा कमजोर बच चुकी है और डी लकैन उनकी फैमिली का आखिरी वंशज है। उस कर्ज की वजह से बहुत सारे लकैन्स की जान चली गई। ये सब डी लकैन पढ़ रहा था, बाद में किताब को बंद कर दे हुए कहता है अच्छा तो इन लोगों ने जिस तरह चाहा उस तरह कहानी को लिख दिया। सच में ये लोग तो बहुत ज्यादा घटिया है। मैंने आखिरकार कोई फर्स्ट प्लेस का कष्ट तो नहीं कास्ट किया था। अगर मैं फर्स्ट प्लेस का कष्ट कास्ट करता तब भी वो इतने दिन तक नहीं रहता। क्या ये लोग सच में ऐसे समझते कि 500 साल तक वो कष्ट चलता आ रहा है? खैर मुझे लगता है कि ये सारी की सारी गलती मेरी है क्योंकि मैं हार चुका था। यार अब कर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आकर अपने ही जाने दुश्मन के यहाँ पर क्यों रिबॉर्न हुआ? खैर अगर देखा जाए तो मैं ही हूँ जो बहुत बुरी तरह से कर्ज हुआ। असल में ये ठीक भी कह रहा है क्योंकि एक तो ये अपने दुश्मन के ही फैमिली में रिबॉर्न हो गया, दूसरा इसको अपने ही कर्ज का मतलब चकना पड़ा, और तीसरा अब ये 5 साल आगे आ चुका है जिसका से कुछ पता नहीं है। लेकिन बाद में वो कहने लगता है ठीक है अब ये मेरे लिए सेकंड चांस है कि मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ। अब मैं अपने गोल को दोबारा से जा सकता हूँ, यानी इसको दोबारा से हासिल कर सकता हूँ, इस दुनिया को बदलने का गोल, और इस तरह ही मैं कैटरीना को फेस कर पाऊंगा। आखिरकार ये घटिया दुनिया जो कि अब खराब हो चुकी है 500 साल तक रही, अब तो मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कितनी ज्यादा करप्ट हो गई होगी। पहले तो बहुत ज्यादा करप्ट थी, अब तो उससे ज्यादा करप्ट हो गई होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने भी साल गुजर चुके हैं, मेरे फॉलोअर्स तो अभी भी नहीं पूरी तरह से खत्म हुए होंगे। अभी मुझे इस दुनिया के बारे में और ज्यादा जानना है। अगर मैं अपने फॉलोअर्स के साथ मिल जाता हूँ तो मैं इस बार इस दुनिया को बदल पाऊंगा। बाद में मैं बहुत वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है, सुबह हो चुकी थी। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद भी डी लकैन को अपने और अपने फॉलोअर्स के बारे में कुछ पता नहीं लगता। ये सब देखकर वो उदास होकर दारू पीने लगता है और कहने लगता है कि मेरे फॉलोअर्स से छोड़ो, मेरे बारे में भी किसी को कुछ भी नहीं पता। 500 साल गुजर चुके हैं लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है क्योंकि मेरे बारे में एक ट्रेस भी नहीं है। मेरी एग्जिस्टेंस को सब जैसे भूल ही चुके हैं। उसके ऊपर ना इस बॉडी के पास स्टेमिना है और ना ही माना, बहुत ज्यादा कमजोर है ये बॉडी। आखिर मैं इसके साथ क्या करूं? तब भी उसका पैर फिसलता है, वो जमीन के ऊपर गिर जाता है और वो उदास होते हुए कहने लगता है आखिर मैं अब क्या करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बाद में उदास होते हुए कैटरीना को भी याद करता है और कहने लगता है कैटरीना क्या सच है मैं इस लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता? क्या मैं सच में इस लाइफ में हार चुका हूँ? मुझे कुछ भी नहीं हासिल होगा इसमें। बाद में वो ये कहने लगता है कि मैं तो बस इतना चाहता था कि मैं इस दुनिया को बदल दूं, एक ऐसी दुनिया बना दूं जहाँ पर सब लोग इक्वल यानी बराबर और अच्छे से रह सके, मिलजुल कर रह सके। लेकिन लगता नहीं मैं इस लाइफ में भी ये कर पाऊंगा।
لیکن تب بھی لکین کو کوئی بات سے چلا کر ینگ مسٹر کہہ کر برا لگتا ہے. یہ بات سے آ رہی تھی. یہ سن کر لکین کہتا ہے آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. بعد میں وہ جو باہر جا کر دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ اتنا شور کون مچا رہے ہیں. ہمیں دکھایا جاتا ہے کوئی کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ آخر کتنا انتظار کریں, ہم مرچے سب اور زیادہ انتظار نہیں کریں گے, ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں لیں گے جب تک ہم لوگ ینگ ماسٹر کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے. اصل میں یہ ڈیرن تھا جو کہ مسجد ایسوسی ایشن سے تھا. اس کا اصل میں ینگ ماسٹر یعنی کہ جو لکین فیملی اس کے اوپر کاس تھا, اس نے لکین فیملی کو کاس دیا تھا. اسے دیکھ کر جو لکین تھا وہ خوش ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اچھا میں قرضے میں ہوں. لکین تم کمینے, تمہارے ڈیسینڈنٹس نے تو تمہارا نام مٹی میں ملا دیا, میرے لیے مشکلیں بڑھا دی. کل 30,000 روپے اس مرچنٹ کے لکین فیملی نے دینے تھے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ جب تک میں ینگ لارڈ سے مل نہیں جاتا تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا اپنے 30,000 روپے لینے کے بعد. لیکن جو ہاں تھا اسے کہنے لگتا ہے کہ ینگ لارڈ ابھی بھی ٹھیک ہے, انہیں آرام کی ضرورت ہے, وہ بھی تم سے نہیں مل سکتے. لیکن وہ ان سے کہتا ہے کہ نہیں میں مل کر ہی جاؤں گا. تب یہ سن کر وہ سارے کے سارے چپ ہو جاتے ہیں. لیکن بعد ان سے کہتا ہے تم لوگ کے ریئیکشن کو دیکھ کر میں تم لوگوں کو ایک آفر دے سکتا ہوں, کیسا رہے گا؟ اپنے پیچھے گھر کے پیچھے کھڑا وہ بڑا سا جائگنٹ مجھے دے دو. لیکن یہ سن کر نائٹ کمانڈر بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے نہیں وہ تو میں کبھی نہیں دوں گا, ہمارے پاس صرف 3 ہی جائگنٹ ہے, اگر ان میں سے ایک ہم تمہیں دے دیتے ہیں تو ہمارا ڈیفینس بہت زیادہ کمزور پڑ جائے گا, ہم تمہیں یہ نہیں دینے والا. اگر تم لوگ اسے یہ دو گے تو میری لاش پر سے گزرنا پڑے گا. اس کا نام روجر تھا جو کہ نائٹ کمانڈر تھا اور بعد میں بہت بڑا ہنگامہ شروع کر دیتا ہے. پھر بعد میں ایک اکاؤنٹنٹ بولتا ہے لکین فیملی کا جس کا نام تھا ڈگزان, وہ کہنے لگتا ہے کہ کیوں نہ ہم تھوڑے دنوں کے لیے ٹیکسز بڑھا دیں. لیکن اس کے لیے ہاں منع کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے اگر ہم لوگوں نے ٹیکسز بڑھا دی جتنی امام ہمارے پاس رہتی ہے وہ سب کے ساتھ چھوڑ کر چلی جائے گی. تب ایک آخری آپشن ہی بچتا ہے, وہ تھا کہ سیدھا جائے کر ان کے حوالے کر دے. لیکن اب نائٹ کمانڈر اس کے لیے بالکل نہیں مان رہا. تب بعد میں ان سب باتوں کو لے کر ان تینوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جاتا ہے اور اوپر سے کھڑا یہ سب دی لکین دیکھ کر آنسرات اور کہہ رہا تھا کہ کیا زبردست ہاؤس ہولڈ ہے, قسم سے لکین اگر یہاں پر ہوتا تو یہ سب کوئی دیکھ رہا ہوتا تو مجھے بڑا مزہ آتا, اسے بھی یہ سب کوئی دیکھنا چاہیے تھا. لکین کمینے دیکھو تمہاری فیملی کا کیا حال ہو رہا ہے, یہی ہونا چاہیے تمہارے ساتھ. تبھی وہ مرچنٹ ان تینوں کو رکنے کے لیے کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ لوگ مجھے اپنا جیگن نہیں دینا چاہتے, چلو ٹھیک ہے میرے پاس کبھی ایک حال ہے. بعد میں جیگن کی طرف اشارہ کرتی ہوں کہتا ہے آپ مجھے جیگن کے بدلے میں وہ دے دیں. تب یہ سن کمانڈر بھی کہ پہلے ہی جیگن نہیں دینا چاہتا, بہت زیادہ بڑک گیا تھا. کیا لگتا ہے تم سے میں نے کہا نا کہ تمہیں جیگن نہیں ملے گا. تب یہ سن کر وہ مرچنٹ کہتا لگتا ہے تمہیں غلط فہمی ہو گئی, میں جیگن کی بات نہیں کر رہا, میں اس کے پیچھے کھڑے میجک ٹاور کی بات کر رہا ہوں, مجھے وہ چاہیے. جب ان تینوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میجک ٹاور کے بارے میں بات کر رہا ہے تب وہ لوگ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ یہ میجک ٹاور جیگن کے بدلے میں تو بہت اچھا سودا ہے. اور وہ اکاؤنٹنٹ بھی کہنے لگتا ہے کہ ہم نے اسے الگ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنایا تھا لیکن اس سے کوئی خاص انکم نہیں ہوئی, بالکل بکواس انکم ہوئی جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا, بالکل بیکار تھی وہ انکم. جب لکین بھی اس طرف دیکھتا ہے تب وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ لکین تم کمینے, یہ تو میرا میجک ٹاور ہے, یہ تمہارے پاس کیا کر رہا ہو, تم نے اسی کے سامنے اپنا مینور بنایا جہاں پر تم نے مجھے ہرایا اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کے بہت بڑے میجک ٹاور کا جو آج تک قائم تھا, کسی نے اسے چھیڑا تک نہیں تھا. بعد میں 500 سال پہلے اس میجک ٹاور جو کہ ڈیمن کنگ کا بھی ٹاور ہے اس کی سٹوری بتائی جاتی ہے کہ جو سائمن تھا وہ اپنے اس میجک ٹاور سے بہت زیادہ دور کیترینا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا. وہ گھر مانا کہ بہت زیادہ برا تھا, اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی, لیکن وہ ان دونوں کا گھر تھا جہاں پر وہ خوشی خوشی رہنا چاہتے تھے اور اپنی زندگی بتانا چاہتے تھے. مرچنٹ اسی جگہ کو رہنا چاہتا تھا جسے سن کر جو لکین تھا اسے بڑا غصہ آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آخر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس جگہ کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی. وہ جو مرچنٹ تھا وہ ان تینوں کو منانے لگتا ہے کہ اب لوگ یہ زمین مجھے دے دے سے آپ لوگوں کو بڑا فائدہ ہوگا, مجھے بڑا فائدہ ہوگا, ویسے بھی یہ کسی کام کے نہیں ہے. تو اب وہ اکاؤنٹنٹ جو تھا وہ تو مان ہی گیا تھا اور سائن کرنے کو بھی کہہ رہا تھا, لیکن تب ان تینوں کو بہت ہی خطرناک سا پریشر فیل ہوتا ہے کیونکہ پیچھے سے جو لکین تھا وہ غصے میں آ رہا تھا جسے دیکھ کر تینوں پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن لکین انہیں کہتا ہے کہ میرے سامنے سے ہٹ جاؤ. تب وہ پیچھے سیدھا اس مرچنٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور مرچنٹ بھی اسے دیکھ کر خوش ہو گیا تھا. اسے کہنے لگا تھا ارے آپ نکل آئے باہر, مجھے آپ سے بہت زیادہ کام تھا, آپ کو بس مجھے یہ ٹاور دینا ہے, اس کے بعد میں آپ کے سارے قرضے معاف کر دوں گا, آپ کو بس ایک سگنیچر کرنا ہے. لیکن یہ سن کر جو لکین تھا وہ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے, اسے کہنے لگتا ہے کیا صرف باتیں ہیں جو تم کر سکتے ہو. یہ سن کر تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے. بعد میں لکین غصے سے اسے کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو کہ آخر وہ جگہ ہے کیا, تمہاری ہمت کیسی ہے اس جگہ کے اوپر کنٹرول پانے کی. یہ سن کر تو وہ مرچنٹ اس کے پیچھے کھڑے دونوں گارڈ دونوں کے دونوں ڈر جاتا ہے. مرچنٹ ڈر کر اپنے من میں سوچنے لگتا ہے یہ تو بالکل ویسا نہیں جیسا میں نے سنا تھا, یہ تو بہت زیادہ خطرناک اور بہت غصے والا ہے. جیسے وہ مرچنٹ کچھ کہنے کی کوشش کرتا ہے تبھی دی لکین اسے روک دیتا ہے. اسے کہنے لگتا ہے میں جانتا ہوں تم اس جگہ کو کیوں خریدنا چاہتے ہو, وہ جگہ ہمارے لینڈ کا مین سینٹر ہے اور وہاں پر تم ٹورسٹ اسپاٹ بنانے کی جگہ اپنے بندے وہاں پر لانا چاہتے ہو تاکہ تم اس پوری کی پوری جگہ پر قبضہ کر سکو. تب یہ سن کر وہ مرچنٹ بہت گھبرا جاتا ہے,
کہنے لگتا ہے آپ تو بہت زیادہ ہی بول رہے ہیں. تب یوسن کو اسے کہنے لگتا ہے آخر تمہاری کیبلٹی کیا ہے, تم مجھ سے وہ بڑی سی جگہ مانگنے کی خواہش کرو, حالانکہ تم تو صرف ایک سیکنڈ ہینڈ ویپن بھی نہیں بیچ سکتے. اس کی بات سن کر تو پیچھے کرے سائمن کے دونوں سائمن بھی بالکل چپ ہو جاتے ہیں. بعد میں اس کی طرف انگلی کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے تم جیسے لوگ بالکل پسند نہیں جو باہر سے خود کو اچھا دکھاتے ہیں لیکن اندر سے وہ کسی بیڑی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ مرٹن جو کہ لکین کی باتوں کو سن کر ڈر چکا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنا پوسچر قائم رکھتے ہوئے اور خود کو نہ ڈرانے والی شکل بناتے ہوئے کہتا ہے کہ تم آخر ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سب کچھ کہنے والے. میں تم لوگوں کو ڈیپ دیا, یعنی میں تم لوگوں کو کر گیا تاکہ تم لوگ اپنی فیملی کو ریس کر سکو, لیکن اب دیکھو تم لوگ میرے اوپر چلا رہے ہو. میں صرف یہاں پر اپنا قرضہ مانگنے آیا تھا اور مجھے اسی سے مطلب ہے. اگر تم لوگ کب میرا قرضہ دو گے, آپ سیدھی بات وہ کرو, میرا قرضہ دو ورنہ اپنا وہ ڈیمن ٹاور میرے حوالے کر دو. اب میں تم لوگ کے اوپر کوئی رحم نہیں کروں گا. ہماری کمپنی اب تم سب کو اور زیادہ نہیں جیل سکتی, خاص کر تمہارے سے ایٹیٹیوڈ کو. تب یہ سن کر سنجمن سے کہنے لگتا ہے کس نے کہا کہ میں اپنا قرضہ نہیں اتاروں گا. 15 دنوں میں نہیں, 10 دن کرو. 10 دنوں میں تمہارا قرضہ سارا کا سارا اتار دوں گا, یاد رکھنا یہ بات. اور اب تم میری آنکھوں کے سامنے سے دفع ہو جاؤ. اس کے اتنے ٹیس اور غصے سے جو سے اس کے نکل رہا تھا اس کو دیکھ کر وہ مرچنٹ بھی بہت زیادہ ڈر جاتا. اس کے ساتھ کھڑے سودے بھی اس کے ایک سودے کو تو ہچکی تک لگ گیا تھی ڈر کے مارے. اسے دیکھ کر وہ مرچنٹ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن جاتے ہی بھونک رہا تھا اور کہہ رہا تھا تو اپنے لفظوں پر قائم رہنا, میرا قرضہ اتارنا. اور جب اسے جاتے ہوئے جو لکین تھا وہ دیکھ رہا تھا, کہہ رہا تھا ایسے کمینے ہر روز مل جاتے ہیں مجھے. لیکن تبھی جو نائٹ کمانڈر تھا وہ پیچھے سے ینگ لارڈ کو بلاتا ہے, یعنی لکین کو کہنے لگتا ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ایسے لفظ کبھی کہیں گے. تبھی سا کہتا ہے کیا. تب وہ سب لوگ عزت سے اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جو ہاؤس ہولڈ کے ویسے آپ کے الفاظ سن کر بہت زیادہ متاثر ہوئے, ہم آپ کے الفاظ سن کر بہت زیادہ خوش ہیں. ہم بہت خوش ہیں کہ آپ نے اتنا سب کچھ سیکھا, آپ ان کے پلانس کو بہت دور تک پہچان پا رہے تھے. سچ میں آپ تو بہت زیادہ سمجھدار ہے. تب یہ سن کر کہنے لگتے کیا یہ لوگ آخر کیا بکواس کر رہے ہیں, میں اپنی اینسیسٹر کی اکمپلشمنٹ کو پورا کر رہا ہوں اور میں بہت زیادہ انسائٹ فل ہوں. یہ کیا بکواس ہے, مجھے تو اس اینسیسٹر سے نفرت ہے. ساتھ میں آگے کہنے لگتا ہے آپ ہمارے ہاؤس ہولڈ کی شان ہیں, آپ بہت ہی زیادہ عظیم ہیں, بہت ہی زیادہ اچھے ہیں. میں نے دیکھا تھا جب آپ اس مرچنٹ کو نہ کچھ چبا رہے تھے, اس کو کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. ساتھ میں جب آپ یہ سب کچھ کہہ رہے تھے تب مجھے آپ کے اندر لکین فیملی کے پرانے اینسیسٹر کی جھلک دکھی تھی. آپ سچ میں بالکل انہی کی طرح لگ رہے تھے. تب یہ سب سن کر لکین کہنے لگتا ہے رکو ذرا, یہ کیا بکواس کر رہا ہے, یہ سب کمینے, یہ لوگ مجھے کیا دوبارہ سے ڈیمن کنگ میں بدلنا چاہتے ہیں. لیکن تبھی ہان آتا ہے لکین کے پاس سے, کہنے لگتا ہے کیا میں اسے پوچھ سکتا ہوں اب کیسے قرضے دیں گے. تب یہ سن کر لکین سے کہتا ہے آخری کتنے پیسے تیرے پاس کر, آخری کتنا ہوتا ہے. تب یہ سن کر ہان اسے بتانے لگتا ہے یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اسے آپ ایک یونٹ خرید سکتے ہیں واریر کلاس جائگنٹ کی. تب یہ سن کر وہ بھی تھوڑا سا پریشان ہوتا ہے. بعد میں اسے ہان اور بھی بتاتا ہے کہ ابھی ہمارے پاس اتنی بھی اوقات نہیں ہے کہ ہم لوگ نہ کسی سے قرضے لے سکتے ہیں, مرچنٹ سے یا بینک سے. ہمارے پاس اتنی بھی اوقات نہیں کہ ہم نے پہلے ہی بہت زیادہ قرضے لے رکھے ہیں. تب یہ سن کر جو لکین ہوتا ہے اسے کہتا ہے یہ سب تو بالکل یوز لیس ہے, یعنی بالکل بکواس ہے, کسی کام کا نہیں. اگر یہی سب کچھ تم سب لوگ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, سائڈ میں کھڑے ہو جاؤ, باقی سب دیکھتے رہو کہ میں کیسے اس سارے کے سارے معاملے کو سلٹاتا ہوں اور کیسے سارا کا سارا قرضہ ادا کرتا ہوں. لیکن جب وہ جا کر ایسٹس, فیسلٹیز اور کھانا جا کر دیکھتا ہے اس ہاؤس ہولڈ کا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے, اور ساتھ ہی میں یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت سارے مسئلے ہیں. تو بہت زیادہ پریشان جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے کیا یہ وہ گھرانہ نہیں ہے جس نے ڈیمن کنگ کو مارا تھا, تو یہاں پر آخر کیوں کچھ نہیں ہے, بتاؤ مجھے. ہاں کیا وہ سب تم لوگوں نے چرا لیا. تب یہ سن کر ہاں کہنے لگتا ہے نہیں, آخر آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں چرایا. تبھی ہان لکین کو جیونالوجی چیک کرنے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ اپنی ایک فیملی کی جیونالوجی کو دیکھیں گے تب آپ کو سب کچھ سمجھ آ جائے گا. تب یہ سن کر لکین اسے کہتا ہے تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں ایسی چیز دیکھوں گا. تب ہان اسے بتانے لگتا ہے کہ جب ہیرو نے ڈیمن کنگ کرایا تب اسے بہت ساری چیزیں ملی لیوے کنگڈم کے کنگ سے. تب یہ سن کر جو لکین تھا اسے کہنے لگتا تو تب یہ سن کر جو ہان تھا اسے آگے بتانے لگتا ہے, لیکن تب جو ڈیوک تھا لیوے کنگڈم کا اس نے بغاوت کر دی تھی, اور جو تھا بسکاؤنٹ لکین اس نے اس کے خلاف لڑائی لڑی. لیکن چونکہ وہ ڈیمن کنگ کے قرض سے بہت زیادہ سفر کر رہا تھا تو وہ بہت ہی بری طرح ہار گیا, اور جو ڈیوک تھا اس نے اسے بہت دور یہاں پر پھینک دیا بارڈرز کے پاس, اور پوری کی پوری لیوے کنگڈم کے اوپر قبضہ کر لیا. اور یہ تھی ساری سوچ جس کی وجہ سے ابھی جو کوئی بھی تھا ان کے پاس, یعنی وہ ٹائٹل ہیرو کا, وہ سب کوئی جو بھی ان کے پاس تھا وہ سب کا سب لیوے کنگڈم کے نئے کنگ یعنی اس ڈیوک نے لے دیا.
लेकिन भी ये सब सुनकर समझ आता है कि हीरो अपनी मर्जी यहाँ पर नहीं आया था बल्कि ऐसे भेजा गया था, लेकिन तभी वहां से बुरी था, लेकिन हमारी फाइनेंशियल कंडीशन 5 साल से इतनी खराब गया था। ये सुनकर हमसे बताने लगता है कि ये सब इसलिए क्योंकि आपके सारे के सारे एंसेस्टर कम बैक करना चाहते। तब ये सुनकर लेकिन उसे पूछते कैसा कम बैक। तब ये सुनकर उसे बताने लगता है कि आपके एंसेस्टर अपना नाम अपनी इज्जत वापस पाना चाहते थे। आखिर वो जैसे भी हो, चाहे वो पैसे की वजह से हो, अथॉरिटीज की वजह से हो, या फिर हो किसी भी किस्म के खजाने की वजह से, वो बस अपनी इज्जत को वापस पाना चाहते थे। उन लोगों ने बहुत ही मुश्किल से काम किया, यानी कि बगैर थके बगैर रुके उन लोगों ने काम किया और अपने खानदान की इज्जत को वापस हासिल करने की कोशिश की। उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। लकैन फैमिली के सारे एंसेस्टर ने जी तोड़कर मेहनत की ताकि अपना नाम वापस कमा सके, लेकिन फिर भी वो सब ऐसा ना कर सके क्योंकि डीमन किंग के कर्ज की वजह से वो लोग अपनी अधेड़ उम्र में यानी कम उम्र में ही मारे जाते। इसलिए जो भी उन लोगों ने आज तक मेहनत की सब की सब रायगा चली गई, सबकी सब बेकार चली गई। इसकी वजह से आज तक कोई भी अपने हाउस होल्ड की इज्जत को वापस हासिल नहीं कर पाया और इसी वजह से हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। और आपको शायद याद ना हो, लेकिन करीब आधा महीना पहले आप एक जायंट इंसिडेंट यानी जायंट के साथ हुए हादसे की वजह से बहुत ही ज्यादा बीमार हो गए थे और 2 हफ्तों से बेहोश थे, क्योंकि आप भी अपने इज्जत को वापस हासिल करना चाहते थे अपने एंसेस्टर की। इसलिए आप बगैर रुके काम करते रहे और आप ये प्रूव करना चाहते थे, यानी ये साबित करना चाहते थे कि आपके अंदर हीरो की क्वालिटीज है और आप लकैन हाउस होल्ड से आते हैं। कि सारी बात सुनने के बाद लकैन उठता है, खिड़की के पास जाने लगता है और कहने लगता है अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब भी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी आदत कुछ भी करने लायक नहीं है। तब ये सुनकर आन उसे कहने लगता है हालांकि मैं फैमिली का बटलर हूँ लेकिन मैं आपसे माफी मांगता हूँ क्योंकि मैं भी कोई नहीं कर सकता। लेकिन तभी लकैन को बाहर कोई देखता है, लेकिन पीछे जो हान था वो अभी भी कह रहा था लेकिन मैं अपनी जान दे कभी कोई ऐसा रास्ता निकालूंगा जिससे हम लोग इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। तब ये सुन जो लकैन था वो उसे कहने लगता तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा तो हमें सिर्फ पैसा ही देने हैं ना वापस, तो मेरे पास एक रास्ता है उस तरीके को करने का। और ये सब कहते हुए बहुत ज्यादा ईवस में कर रहा था जिसकी हान को भी समझ में नहीं आती। हमें सुबह का सीन दिखाया जाता जहाँ पर सब लोग बहुत जोर से चिल्ला रहे थे और बहुत ज्यादा घबरा चुके थे क्योंकि हीरो लकैन का स्टैचू वहां से जा चुका था। सब लोग बहुत ज्यादा उदास थे और जो था हान वो पैगाम में कह रहा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यंग लॉर्ड जो कह रहे हैं कि वो कर्जा उतारेंगे, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो स्टैचू बेचकर कर्जा उतारेंगे, मुझे कभी नहीं लगा था कि वो स्टैचू को बेचकर कर्जा उतारेंगे। बाद में वो कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर स्टैचू कहाँ गया, मैंने तो उसे कल तक यहीं पर देखा था, आखिर ये चला कहाँ गया। लेकिन तभी वो कहने लगता नहीं अभी ये जरूरी नहीं, अभी यंग लॉर्ड जरूरी। लेकिन तभी एक दूसरे से सिपाही भागता हुआ था और कहने लगता है कि मिस्टर हांस आपके लिए ये पैगाम है, गौर से सुनिए। तब ये कहाँ से कह रहे थे नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यंग लॉर्ड को ढूंढना इम्पोर्टेंट। तब ये सोजो ने कहता है कि मैंने सुना है कि यंग लॉर्ड जो है वो जब सिक्योरिटी अच्छी नहीं थी तब वो यहाँ से भाग गए। तब ये सुनकर हांस जमीन के ऊपर गिर जाते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं यंग लॉर्ड आखिर आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरफ हमें लकैन का सीन दिखाया जाता है जो एक आदमी के साथ गाड़ी के ऊपर जा रहा था जहाँ पर उसने स्टैचू भी लाता हुआ था। तभी वो गाड़ी चलाने वाला उस लकैन को बुलाता है यंग लॉर्ड अगर ये आता बुरा ना हो तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। तब ये सुनकर लकैन से कहता है हाँ लेकिन पहले तुम जरा दोबारा से अपना नाम शाम बताओ। तब ये सुनकर फिलिप उसे कहते क्या सच मेरा नाम भूल के बाद में उसे बता लगता है मेरा नाम फिलिप है, मैं आपका गार्ड नाइट हूँ जिस जॉब के ऊपर मैं आपको सर्व करता हूँ। बाद में फिलिप अपना सवाल पूछता है कि क्या आप सच में इस स्टैचू को सेल करने वाले हैं। तब ये सुनकर जो लकैन था उसे कहने लगता है हाँ मैं स्टैचू को सच में सेल करने वाला हूँ। लेकिन जो था फिलिप से कहने लगता है लेकिन ये स्टैचू तो बहुत यकीन दिया। तब ये सुनकर जो लकैन था वो कहने लगता है नहीं मैं स्टैचू को सेल करूंगा और अगर मैं इसे मेल्ट कर सेल करता यानी पिघला कर जो कि शायद ये सोने का बना है तो इसे पिघला कर सेल करता यानी बेटा तो ये अच्छी खासी कीमत में बिक जाता। जो फिलिप था वो लकैन से कहने लगता लेकिन इस स्टैचू की 500 साल की बहुत ही कदीम हिस्ट्री है। तब ये सुनकर जो लकैन था वो स्टैचू पर पैर रखते हुए कहता है तो क्या वो 500 सालों की हिस्ट्री मुझे खाना खिला सकती है, मुझे पाल सकती है, मुझे अभी पालने की यानी खालक की जरूरत है, तो क्या वो 500 सालों की जो भी हिस्ट्री है वो मुझे खाना खिलाएगी आके नहीं ना। उन्होंने जो किया उन्होंने कर दिया, अब हमें खुद को खुद ही पालना होगा। ये सुनकर फिलिप से कहता है लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं आएंगे स्टैचू को बेच करके आप कर्जा दे पाए। तब ये सुनकर जो यंग लॉर्ड था उसे कहता है कि ये स्टैचू बेचा तो मेरे प्लान का छोटे हिस्से ऐसे में पैसे मैं किसी और तरीके से बनाने वाला हूँ। तब ये सुनकर फिलिप से कहने लगता है अच्छा तो बस एक प्लान है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब लोग आपके वजह को समझेंगे कि आपने क्यों स्टैचू को लिया और उसे बेचा तब वो जरूर आपको माफ कर देंगे। लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिर आप इस स्टैचू को बेचकर जो पैसे आएंगे उससे कैसे 30,000 रुपए कमाने वाले हैं। तब ये सुनकर जो
تب ینگ لارڈ یعنی جس کا نام لکین ہے وہ سے کہنے لگتا ہے اچھا وہ جب میرے پاس وہاں سے پیسے آ جائیں گے تب میں گیملنگ کھیل کر یعنی جوا کھیل کر پیسے کماؤں گا. واہ ارے واہ, سچ میں جو نشے کی بوتل تو نے ہاتھ میں اٹھا رکھے تو سچ کا نشیڑی ہے, کیونکہ ایسی آئیڈیا صرف نشیڑی کو ہی آتا ہے. تب یہ سن کر فلپ بالکل خاموش ہو جاتا ہے اور گھوڑا گاڑی روکتے ہوئے کہتا ہے کیا آپ گیملنگ کریں گے, کیا ہوگا اگر ہم لوگ گیملنگ میں سارا کا سارا پیسہ ہار گئے. تب یہ سن کر سے کہنے لگتا ہے تو میرے ساتھ آئی کیوں جب تمہیں مجھے لگ کہتے نہ تھا. تب یہ سن کر فلپ سے کہنے لگتا ہے وہ تھے جو مجھے یہاں پر لائے. بعد میں فلپ ڈرتے ہوئے ان سے کہنے لگتا ہے کیسا رہ گیا اب اگر ہم لوگ ابھی کبھی واپس چلے جائیں اور معافی مانگ لے تو ہمیں وہ لوگ معاف کر دیں گے. تب یہ سن کر لکانا سے کہتے تم ایک بیوقوف ہو. تب یہ سن کر جو فلپ تو بہت ہاں جاتا اور کہنے لگتا ہے کیا کہنا سمجھانے لگتا ہے کہ ذرا اس بارے میں سوچ, اگر ہم لوگ ابھی یہ اسٹیچو واپس دے کر جاتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ اسٹیچو کیوں لے کر جا رہے تھے, اور میں انہیں بتاتا ہوں کہ میں یہ اسٹیچو گیمبلنگ کے لیے پیسے لینے کے لیے لے کر جا رہا تھا, تب وہ لوگ مجھے بالکل معاف نہیں کریں گے اور مجھے لگ بھگ پوری طرح سے فیملی سے ایکسپیل کر دیں گے. یہ سنکل جو تھا فلپ وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے, اس کو بجلی کر جاتی ہے. تبھی لکین ڈاکٹر کہتا ہے نہیں رکو ذرا, میں پرانے ہاؤس ہولڈ کا یعنی کہ آخری ممبر ہوں یعنی ینگ لارڈ ہوں, تو شاید میں وہ نہیں ہوں گا جسے پرماننٹلی ایکسپیل کیا جائے گا. شاید تم ہوگے, شاید وہ تم ہوگے جس کو باہر پھینکا جائے گا. چلو سمجھداری سے چوز کرنا فلپ, کیا تمہارے لیے اچھا ہے, کیا تم بننا چاہتے ہو ایک غدار جو کہ ہاؤس ہولڈ کا اسٹیچو لے کر بھاگ گیا تھا, یا پھر تم اسی ہاؤس کے ایک ہیرو بننا چاہتے ہو. چوز کرو فلپ چوز. تب یہ سن کر فلپ کہنے لگتا ہے میں چوز کرتا ہوں اس راستے کو جس راستے پر ہم لوگ چل رہے تھے. تب یہ سن کر جو لکین تھا وہ کہنے لگتا ہے اچھی بات ہے فلپ تو نے سمجھداری کا فیصلہ کیا. بعد میں فلپ کا دکھایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ چکا تھا, ڈیمانڈ میں سوچ رہا تھا میں نے سنا تھا کہ اس کی پرسنالٹی کوما سے بات آنے کے بعد بالکل چینج ہو چکی ہے, لیکن اب جب میں اسے دیکھ رہا ہوں تو تب یہ بالکل ڈیول دکھ رہا ہے اس کے اندر, یعنی کہ خود ہی پورا کا پورا شیطان ہے. تبھی میں ایک بندرگاہ کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کہہ رہا تھا 5 منٹ رہ گیا نکلنے میں, اور وہاں پر فلپ اور لکین پہنچ چکے تھے جہاں پر فلپ کہہ رہا تھا کہ کیا ہم سچ میں یہاں سے جانے والے. تب یہ سن جو لکین تھا اسے کہنے لگتا ہے چلو پھر واپس چلتے ہیں. تب یہ سن کا جو فلپ تھا کہ لگتے نہیں چلتے ہیں. بعد میں دکھایا جاتا ہے کشتی نکل جاتی ہے اور وہ جا کر لیمر کنگڈم کے ہربر سٹی میں جا کر رکتی ہے جو کہ ایک بہت بڑی سٹی تھی, اور وہاں پر اور بھی شیوسائی کھڑی تھی, یعنی دور دور سے لوگ وہاں پر آتے ہیں. فلپ اور لکین نے اسٹیچو بھیج دیا تھا اور پیسے لے لیتے, لیکن جو فلپ تھا وہ بھی اس مرچنٹ سے بکواس کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں اور زیادہ پیسے دو, لیکن جو لکین تھا وہ فلپ کو لاتا اسے کہتا ہے کہ مجھے راستہ دکھاؤ. بعد میں وہ فلپ اور لکین گھومنے لگتے ہیں مارکیٹ میں, لیکن فلپ بھی کہہ رہا تھا کہ اس مرچنٹ نے کم پیسے دی سے اور زیادہ دینی چاہیے. تب یہ سن کرے گا, اسے کہتا ہے نہیں اتنے بہت اتنے میں ہی کام ہو جائے گا. بعد میں لکین فلپ سے کہتا ہے یہ جگہ تو بہت زیادہ بدل چکی ہے, بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے. تب یہ سن کر جو فلپ تھا وہ لکین سے پوچھتا ہے کہ آپ اس جگہ پر پہلے کبھی آ چکے ہیں. تب یہ سن کر لکین سے کہنے لگتا ہے ہاں پہلے میں اس جگہ پر آ چکا ہوں, لیکن تب یہ جگہ ویسی نہیں دکھ رہی تھی جیسی یہ اب ہے. بعد میں لکین جو کہ اصل میں سائمن تھا وہ میں اس کی 5 سال پہلے کی ہسٹری بتانے لگتا ہے کہ پہلے یہ جگہ ایسی بالکل نہیں ہوا کرتی تھی جیسے یہاں پر یہ اب ہے, کیونکہ پہلے یہاں پر ایک کریون نام کا ماسٹر ہوتا تھا جو کہ شپس کو ڈبا دیا کرتا تھا اور ختم کر دیا کرتا تھا. اچھی بات ہے کہ 5 سال گزر چکے ہیں اور اب چیزیں ویسی نہیں جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. بعد میں وہ فلپ کی تھوڑی تعریف کرتا ہے اور اسے کہنے لگتا ہے کہ ویسے اچھا آئیڈیا تھا یہاں پر آنا, تم بہت اچھے ہو ایسے کاموں میں. تب یہ سن کر فلپ کہتا ہے اچھا سچ میں شکریہ آپ کا ینگ لارڈ. بعد میں فلپ کو بتانے لگتا ہے کہ ویسے تو میں نہیں جانتا آپ آخری بار یہاں پر کب آئے تھے, لیکن اب جو آپ میرے ساتھ یہاں پر آئے تو اب آپ کا ایکسپیرینس بالکل الگ ہوگا. اب یہ جگہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو چکی ہے. پہلے یہاں پر بہت سارے سی ماسٹر اور کریون نام کے ایک بہت بڑے سی ماسٹر کی وجہ سے یہاں پر لوگ آ ہی نہیں پاتے تھے, اس لیے یہاں پر آبادی بہت کم تھی. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ اور ٹیکنالوجی کے بڑھنے کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ ویپنس کے اور زیادہ پاورفل ہونے کے ساتھ ہم لوگوں نے ان سارے کے سارے ماسٹر کو ختم کر دیا اور یہاں پر آبادی بڑھتی گئی. اب یہاں پر ایک بہت بڑا شہر ہے جو کہ امپائر کی دوسری سٹی کہلاتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر بہت سے لوگ اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں اور نیچرلی یہاں پر گیملنگ بھی بہت بڑی ہوتی ہے. کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ یہاں پر جیت پائیں گے یا آپ یہاں پر ٹھیک رہیں گے؟ تب یہ سن کر جو لکین تھا اسے کہنے لگتا ہے فلپ اگر میں کانفیڈنٹ نہیں ہوتا تو میں یہاں پر آتا ہی نہیں. بعد میں وہ لوگ ایک بہت ہی چمچماتی بلڈنگ پر سامنے آ جاتا ہے جہاں پر گیملنگ ہوتی ہے. وہاں پر اندر لکین جانے لگتا ہے, لیکن جو فلپ تھا اسے روک کر کہتا ہے کہ مجھے پہلے لمبی لمبی سانسیں لینے دو. تب یہ سن کر جو لکین تھا اسے کہنے لگتا ہے اب تم ڈر کے چیز سے رہو. تب یہ سن کر جو فلپ تھا اسے کہنے لگتا ہے خیر آپ نشان کہہ رہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ گیملنگ کیسے جیتے گے. تب یہ تم کر لکین
سے کہنے لگتا ہے اچھا گیمبلنگ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب تم گیمبلنگ کرنے جاتے ہو تو تمہارا ایٹیٹیوڈ ہی سب کچھ ہوتا ہے، تم ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے ساری کی ساری گیمز گیمبلنگ میں جیت سکتے ہو۔ گیم شروع ہو جاتا ہے اور لکین پار ہار رہا تھا اور اس بات سے وہ بہت زیادہ پریشان بھی ہو چکا تھا، سامنے والا بندہ اس پر ہنس رہا تھا۔ وہ ایک اور گیم کھیلتا ہے لیکن پھر وہ دوبارہ ہار جاتا ہے۔ اب اس کے پاس بہت زیادہ تھوڑے کوائنس بچے تھے اور سامنے والا آدمی اس کے پر ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا لگتا ہے آج قسمت میرے ساتھ ہے، تم آج ہار رہے ہو بار بار۔ تب یہ سن کر جو لکین تھا اسے کہنے لگتا ہے ابٹ کی بھی لک کا ایک پارٹ ہوتی ہے۔ تب یہ سن کر آدمی سے بہت زیادہ لگتا ہے، کہنے لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے بہت پوچھے کہ میں تمہارے ساتھ کھیل رہا ہوں لیکن لگتا ہے تمہارے پاس کوئی کوائن نہیں بچا۔ تب یہ سن کر جو لکین تھا وہ کہنے لگتا ہے فلپ جاؤ سارے کے سارے کوائنس کو دوبارہ سے یہاں پہ جیسے میں کنورٹ کر کے لاؤ۔ تب یہ سن کر جو فلپ کو کہنے لگتا ہے نہیں میں نہیں کروں گا، سارے کے سارے پیسے چلے جائیں گے۔ تب یہ سن کر جو لکین تھا اسے کہنے لگتا ہے بیوقوف میری بات مانو۔ بعد میں وہ سارے کے سارے پیسے کو کوائنس میں کنورٹ کر کے یعنی چپس میں کنورٹ کر کے لے آتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں سارا کا سارا اپنا جتنا بھی پیسہ ہے یعنی جتنا بھی فارچون ہے قسمت وہ ساری کی ساری اب ان حساب میں لگا رہا ہوں، میں سارا کا سارا اپنا پیسہ اندر ڈالتا ہوں۔ اور یہ سب وہ بڑے بیداس طریقے میں کہہ رہا تھا، کہتا ہے رات ہر لاکھوں جیت کے بیٹھا ہے۔ فلپ بیچارہ سارے پیسے گوانے کے بعد رو رہا تھا لیکن لکین اس گیمبلر کے دوران ابھی بھی باتیں جا رہی تھی اور وہ دونوں کہہ رہے تھے کہ جو گیمبلر تھا وہ بلکہ لکین سے کہہ رہا تھا کہ تم سچ میں ایسا کرنا چاہتے ہو، تم اپنا سارا کا سارا لک ابھی انہی جو آخری گیم ہے اس میں دے رہے ہو، سچ میں تم تو بہت ہی بڑے ینگ لارڈ ہو اس لیے تم ایسا کرو، لیکن یہ آج کا میرا سب سے بڑا گیم ہے اس لیے میں تھوڑا سا نروس ہوں۔ تب یہ سن کر جو لکین تھا اسے کہنے لگتا ہے تمہیں رزلٹ کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن تب بھی وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم لوگ پہلے اپنے کارز کنفرم کر دیں ایک بار۔ بعد میں وہ اس کے ساتھ کھڑی لڑکے کو اشارہ کرتا ہے لکین کے ساتھ اور یہ بعد جو اس کے پاس اچھے کارز آ جاتے ہیں یعنی کہ وہ سب چیٹنگ کر کے تو کر رہا تھا، کہنے لگتا ہے کہ شاید میں یہ سب بھی جیت گیا، انفارچونیٹلی میں سارے کے سارے کوائن رکھا ہوں۔ لیکن تبھی لکین سے روکتا ہے، کہتا ہے تمہیں میرے کارز بھی چیک کرنے نہیں چاہیے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے اس کے پاس ایک کوئن اور ایک کوئین کا آیا تھا اور ساتھ ہی میں ایک ایس کا کارڈ آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا حیرانگی سے میرے پاس یہ 3 کارڈ آئے ہیں۔ کارڈ کو دیکھ کر وہ گیمبلر بہت زیادہ حیران جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے پاس یہ کارڈ کوئی آنی سے تھی، کچھ نیس نہیں بناتا۔ لیکن یہ سب دیکھ کر لیکن اس پر لکین سے آگے سے پنچ لائن مارتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا گیمبلنگ میں اچانک سے بدلاؤ ہوئی گیمبلنگ کا مزہ نہیں ہے، سچ میں یہ بہت ہی زیادہ مزیدار میچ تھا۔ اور وہ یہ سب دیکھ کر جو فلپ تھا وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا کیونکہ اب اس کے سارے پیسے واپس آ رہے تھے، لیکن وہ گیمبلر بہت زیادہ بہت سجاتا اور کہنے لگتا ہے نہیں ایسا ہونا ناممکن ہے کہ تمہارے پاس ایسے کارڈ ہیں، تم نے ضرور کوئی چیٹنگ کی ہے، تم نے ضرور کوئی ٹرک کا استعمال کیا ہے، بتاؤ مجھے آخر تم نے کون سی ٹرک کا استعمال کی ہے۔ تب یہ سن کر لکین کرنے لگتا ہے ٹرک سے تمہارا وہ مطلب کہ جو 2 بندے تم نے میرے پیچھے کھڑے کر رکھے ہیں جو میرے کارڈ تمہیں بتاتے ہیں۔ تب یہ سن کر وہ گیمبلر بہت زیادہ حیران زیادہ کہنے لگتا ہے اگر اسے کیسے پتا چلا۔ تب لکین میں یہاں کی پوری اسٹوری بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا یہ سچ میں سمجھتا ہے کہ مجھے پتا نہیں چلے گا، یہاں پر جتنے بھی آدمی کھڑے ہیں سب کے سب اس کے سبورڈینیٹ یعنی غلام ہیں، میرے پیچھے کھڑی یہ 2 لڑکیاں اس سے میرے کارڈ کے بارے میں بتا دی تھیں اور وہ اس لحاظ سے اپنے کارڈ کو بدلتا تھا اور اس کے سبورڈینیٹ اس سب میں اس کی مدد کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ ابھی تک سارے کے سارے میچ جیتتا رہا تھا اور میں ابھی تک اس لیے ہار رہا تھا یہ سب جانتے ہوئے کیونکہ مجھے ہر کارڈ کو چھونا تھا اور اس کے اوپر اپنا مانے کا ایک مارک چھوڑنا تھا جس کی وجہ سے میں کارڈ کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ میں وہ انسان ہوں جو گولف کی ایک بہت بڑی آرمی کو کنٹرول کیا کرتا تھا، تو کارڈ کو بدلنا وہ بھی صرف مانا کہ کچھ مارک سے میرے لیے تو بالکل عام سا کھیل تھا۔ میں کسی بھی میچ کو اسی صرف عام سے طریقے کا استعمال کرتے ہوئے جیت سکتا ہوں، مجھے کسی طرح کی فینسی ٹرک استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ بعد میں وہ سامنے کھڑے اس گیمبلر سے کہتا ہے کہ چلو جلدی کرو اپنی ہار مانو اور مجھے میرے پیسے دو، لیکن تب بھی وہ جو گیمبلر تھا وہ بہت زیادہ غصہ جاتا اور اپنے آدمی کو بلا لیتا ہے لکین کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، لیکن لکین انہیں دیکھ کر بالکل نہیں گھبراتا، کہنے لگتا ہے کہ 500 سال گزر گئے لیکن یہ سارے کے سارے کمی نہیں بالکل ویسے ہیں، حالانکہ میرے پاس اتنی زیادہ مانا پاور تو نہیں ہے لیکن یہ اتنی کافی ہے تم سب کا سامنا کرنے کے لیے۔ بعد میں جیسے اس کے اوپر حملہ کرتے لکین کے اوپر تبھی پھر بولتا ہے کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ جائے، میں سب کو سنبھالتا ہوں۔ بعد میں وہ اپنی کسوٹ کے اسٹرائک سے سب کو ختم کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے تمہاری ہمت کیسے ہوئی لکین فیملی کے ہائر کے اوپر سوٹ ڈالنے کی، اگر تم ایسا کرو اس کا مطلب ہے تم نے اپنی زندگی کو اپنی لائن کے اوپر رکھا یعنی کہ سامنے رکھ کر تم رہنا چاہتے ہو۔ بعد میں اس کی گردن کے اوپر تلوار رکھ لیتا ہے فلپ اور کہنے لگتا ہے کہ تم آج مرو گے۔ تب یہ سن کو کہنے لگتا ہے نہیں مجھے چھوڑ دو۔ اس کی پاور کو دیکھ کر جو لکین تھا وہ بھی بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ سچ میں یہ تو بہت زیادہ طاقتور ہے، یہ تھوڑا تو نہیں ہے۔ بعد میں دکھایا جاتا ہے ہم لوگوں نے اور بڑھ کر پیسہ کما لیا تھا اور فلپ کہہ رہا تھا یہ سٹرا بہت زیادہ بھاری ہے، کم از کم 10,000 پیسز تو ہوں گے۔ تب یہ سن کر جو لکین آتا ہے وہ کہنے لگتا ہے ہاں بالکل۔ بعد میں وہ فلپ کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگتا ہے جیسے کہ میں نے سوچا تھا کہ یہ بچہ بالکل کسی کام کا نہیں لیکن یہ تو بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، لیکن اگر دوسری طرف سوچا جائے تو آج میں نے کمائی کی وہ بری نہیں تھی، لیکن جو میں نے پورا کیوس مچا دیا اس گیمنگ ہاؤس میں، اس کے بعد میں اور گیمنگ ہاؤس میں تو نہیں جا پاؤں گا، مشکل ہو جائے گا میرے لیے وہاں پر جانا۔
तभी लेकिन फिलिप से पूछता है क्या तुम्हें किसी ऐसी जगह के बारे में पता है जहाँ पर हम लोग गैमलिंग के अलावा मोटा माल कमा सकते हैं। तब फिलिप इसके लिए थोड़ा देर सोचता है और बाद में कहता है ऐसा रहेगा अगर हम लोग जाइगेंट एरेना में जाएं। तब ये सुनकर लकाना से पूछ ले जाइगेंट एरेना आखिर ये क्या जगह है। तब फिलिप उसे बताने लगता है ये वो जगह थी जहाँ पर पहले इंसान लड़ा करते थे, लेकिन अब वहाँ पर जाइगेंट्स लड़ा करते हैं। यहाँ पर जाइगेंट्स की लड़ाई के ऊपर सट्टेबाजी होती है कि कौन सा जाइगेंट जीतेगा। अगर हम लोग वहाँ पर अच्छे से सट्टेबाजी करें यानी अच्छे से पैसा लगाएं एक जाइगेंट पर, तब वो लोग 30,000 पीस बड़े आराम से कमा लेंगे। ये सुनकर जो लोग कहते हैं वो कहने लगता है कि मैं वैसे भी जाइगेंट्स में इंटरेस्टेड था। अगर ये लोग गोला मैजिक से डेवलप होते यानी बनते हैं तो ये बहुत ज्यादा आसान होगा मेरे लिए गेस करना कि कौन जीतेगा। वो मुझे बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी यहाँ पर सट्टेबाजी करने में। बाद में फिलिप लैकेन से बड़े जोश में कहने लगता है कि अब फिक्र मत करें चंक लॉर्ड, मैं इंपीरियल मिलिट्री जाइगेंट एकेडमी में टॉप स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मैं आपकी जरूर मदद करूंगा ये पता लगा रहे कि कौन सा जाइगेंट जीतने वाला। हम बड़ी आसानी से सट्टेबाजी करके पैसे कमा लेंगे। तब ये सुनकर लैकेन से कहने लगा ठीक है मैं समझ गया, चलो मुझे सिर्फ रास्ता देखो। तब ये सुनकर जो तो क्या लगता है ठीक है यंग लॉर्ड मुझे ऑल द क्रेडिट कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। जब लैकेन और फिलिप जा रहे हैं तभी उन्हें साथ में कोई नर देखते हैं जो कि बच्चों को मार रहे थे और कह रहे थे तुम लोग कचरे हो, तुम लोग को क्या समझ में नहीं आती बात जो तुम लोग तुमसे एक बार कहें। फिलिप को न देखकर बहुत बुरा लगता कहने लगता है अरे कितने छोटे बच्चे उनको कैसे बेरहमी से मार रहे हैं। बाद में जो लैकेन था वो कहने लगता है 5 साल गुजर चुके हैं, हालांकि दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती, वो हमेशा रहती हैं और वक्त के साथ साथ और भी ज्यादा बदतर होती जाती हैं। उनसे कहने लगता है कि तुम लोग वहीं के वहीं रुक जाओ, लेकिन तभी उसकी बात को कोई और ही पीछे से चिल्लाकर पूरा कर देते चीज। जब नाइट भी सुनते हैं वो कहते हैं आकर ये कौन है। बाद में हमें दिखाया जाता है एक लड़की आ रही थी जो कहती है तुम लोग रॉयल नाइट से तुम्हारा काम है सबको प्रोटेक्ट करना, क्या सिर्फ नॉवल्स इंजन तुम प्रोटेक्ट करते हो, इन बच्चों को भी प्रोटेक्शन का हक है। जब लैकेन से पीछे घूमकर देखता है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहने उसे उस लड़की के अंदर कैटरीना की झलक दिख रही थी, जिसे देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता कहने लगता है कि कैटरीना क्या ये तुम हो। बाद में दिखाया जाता है वो लड़की सामने की तरफ चलती जाती है और उनसे कहती है कि तुम लोगों को हमारी बात माननी होगी, इन बच्चों को छोड़ दो। तब ये सुनकर जो सोल्जर्स होते हैं नाइट्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमें काउंट ऑर्डर दिया है, ये लोग रूल्स तोड़ रहे हैं इसलिए हम लोगों को इन सबको पनिश करना पड़ा। तब ये सुनकर जो भी लड़की थी वो कहने लगती है कि बेशक ये बच्चे अभी नादान हैं, अभी समझ नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों ने अपनी फैमिलीज को खोया। अगर तुम इनकी जगह मुझे पनिश करना चाहते हो तो कर लो। ये संको कहते हैं प्रिंसेस हम आपको पनिश नहीं कर सकते, और अगर आप इसी तरह रहें तो ये मामलात को और ज्यादा बिगाड़ेगा ना कि उन्हें ठीक करेगा। हम लोग ऐसा इसलिए करें क्योंकि हमें काउंटिंग ऑर्डर दिए हैं, हम लोग ये इससे नहीं करें क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं, हम मजबूर हैं। भी फिलिप लैकेन से कहने लगता है यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सीरियस हो रही है। तब लैकेन से पूछता है कि आखिर ये कौन है। तब ये सुनकर के फिलिप उसे बताने लगता है कि हाँ मैं इसके बारे में जानता हूँ, ये है प्रिंसेस वोल्गा किंगडम की, ये नोबल्स की बिल्कुल परवाह नहीं करती और गरीबों की मदद करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैंने यहाँ पर देखूंगा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने सुना है कि इनकी किंगडम बहुत ही बुरी तरह से खत्म हो चुकी है और बिल्कुल खंडरों में बदल गई है। इनका नाम है प्रिंसेस रायना। तभी ये लगाना था वो उसका नाम लेता है रायना और वो कहने लगता है अपने मन में मैं चाहे जिस तरह से भी इसे देखूं ये मुझे कैटरीना ही लगती है। आखिरकार ऐसा कैसे होता है, क्या ये भी मेरी तरह इनकारनेट हुई? अगर हुई भी सही तो ये अभी तक वैसी क्यों दिखती है जैसे ये पैदा थी? तभी जो कनेक्ट होता है वो रायना को पकड़ देता है, उसे कहने लगता है कि माफ कीजिएगा प्रिंसेस रायना, हम आपको ऐसा करने नहीं दे सकते। अगर हमने आज आपको ये करने दिया तो कल कोई और ज्यादा बिगड़ जाएंगे और जिनको सजा हासिल करनी होगी वो सिर्फ हम होंगे। माफ कीजिएगा, हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। भी रायना उन्हें फिर से रोकने के लिए कह जाती है, लेकिन अब वो गार्ड परेशान हो गए थे इसकी वो से पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं। ये देखकर लैकेन को बहुत ज्यादा गुस्सा देता है, उसी गार्ड जाकर उस गार्ड के ऊपर हमला कर देता है, कहने लगता है अपने कंधे हाथ उसके ऊपर से हटाओ। बाद में उन सबको मान लगता है, मन में कहने लगता है चाहे वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है और दुनिया बहुत ज्यादा बदल चुकी है, लेकिन कुछ कमीने टुकड़े ऐसे हैं जो अभी तक कायम है, वो कभी नहीं बदलेंगे ना ही कभी खत्म होंगे। बाद में उसे मार मार के उसकी बुरी हालत कर देता है। तभी जो रीना होती है वो आकर रोक लेती है, कहने लगती है तुम इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, रुक जाओ, तुम इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है। तब ये सुनकर जो था साइमन वो भी रुक जाता है, लेकिन तभी आ जाता है एक नाइट उसके ऊपर हमला कर देता है। तुम्हारी माँ कैसे एक नाइट के ऊपर हमला करने की, लगता है तुम्हें इंपीरियल लॉ का डर नहीं है। ये सब देखकर तो कैटरीना और वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं। लेकिन तब जो फिलिप था वो करके देता है, उससे कहता है क्या ये है तुम्हारा इंपीरियल लॉ, एक जान से बहुत ज्यादा कीमती थी। तब ये सुनकर गार्ड भी डर जाता, कहना कि तुम कमीने, तुम सब लोग बहुत ज्यादा पैसा हो गया। मैं दिखाया जाता है वो दोनों गार्ड वहां से चले गए थे और फिलिप लैकेन से कह रहा था कि अभी ये वक्त नहीं है एरिना में जाने का, हमें यहाँ से चलना चाहिए जब तक कि मामला और ज्यादा न पड़ जाए।
لیکن ہمیں دکھایا جاتا ہے ایمن فلپ کی بات کچھ اور کا پیچھے گرینا کی طرف جانا رہتا ہے، اسے کہتے ہوئے کہنے لگتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، تم ہر تو نہیں ہوئی. تب یہ سم کر یہ تو اسے کہنے لگتے ہیں مجھے معاف کر دینا، لیکن تم کون ہو؟ تب یہ سم کر اوپر در حیران رہتا ہے، کہنے لگتا ہے رکو در میں تمہیں بتانا شروع کر دو، شاید میری شکل جیسی تم مجھے پہچان نہیں پا رہی. اسے کہنے لگتی ہے اس کا تمہارا مطلب کیا ہے؟ میں تمہیں نہیں جانتی، اور اس کے علاوہ میں کیترین نہیں ہوں، میں رینا ہوں، تم اور اس گار میں کوئی فرق نہیں، تم دونوں ایک ہی ہو، میرے پیچھے چھوڑو. تب یہ سن کر جو تھا سینگ بہت زیادہ حیران جاتا، بالکل خاموش کھڑا ہو جاتا، اس کے اندر آگے کچھ کہنے کی ہمت ہی نہیں تھی کہ تبھی فلپ جانے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے ینگ ماسٹر نے پھر سے کوئی بڑی مصیبت کھڑی کر دی. دکھی ہے پرنسس، ہم لوگ برے لوگ نہیں ہیں، ہم میرے ماسٹر کی تھوڑی سی حالت خراب ہے، اس وجہ سے بات مورینا کو سمجھانے لگتا ہے. لیکن پیچھے کھڑا جو سائمن تھا وہ سوچنے لگتا ہے کہ لیکن ہمیں دکھا جاتا ہے جو لوکین تھا انہوں پرانی یادوں میں کھو جاتا اور کہنے لگتا ہے میں نے ہزاروں گھنٹے عقیدت گزارا یہ سب جانتے ہوئے کہ میں کترینہ کو بھی واپس نہیں لا سکتا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی کھوج کو جاری رکھا کہ کاش میں اسے کسی طریقے واپس لا پاؤں. میں اس لیے یہ سب کرنے لگا کیونکہ کیترینہ کی طرح یہ بالکل دکھی تھی، یہ دونوں بالکل ایک جیسا دکھتے تھے، اس لیے میں بہت زیادہ بھاوک ہو گیا. لیکن تبھی جو وکٹر تھا جو کہ پرنسس رائنا کا پٹلر تھا وہ آ جاتا ہے، اسے کہتا ہے میں نے آپ کو پوری جگہ ڈھونڈا لیکن آپ کہیں نہیں ملی، آپ کو پتا نا آج آپ کا بہت زیادہ بھی شیڈول تھا. تب یہ سن کو کہتے ہیں وکٹر آپ آ گئے، تب وہ کہتے ہیں مجھے بس کہنا کیا پھر سے گار سے نہ، تب وہ کہتی ہے ارے نہیں ایسا کوئی نہیں. بعد میں پھر وہ اس بات کو چھوڑ کر کہتا ہے لیکن اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ یہ دونوں آدمی جو آپ کے سامنے کھڑی ہے کون ہے؟ جس کو کہتی ہے کہ یہ ہماری پہلی ملاقات لے کے تھوڑی عجیب ہوئی ہے، اس لیے آپ نہ تھوڑا پنسی سے دور ہی رہیں، یہ وکٹر ان سے کہتا ہے. لیکن تبھی جو تھا سائمن وہ جو کہ ابھی لکین ہے وہ کہنے لگتا ہے کہ کتنی زیادہ بے وقوف ہو تم لوگ. حالانکہ میرا جو پہلا ایکسپریشن تھا وہ بہت ہی زیادہ عجیب تھا، لیکن اس کے علاوہ میں نے تم لوگوں کی مدد کی، کیا میں نے ایسا نہیں کیا؟ سچ تو یہ ہے کہ میں نے تم لوگوں کی مدد کی تھی، لیکن تم لوگوں نے اس کے علاوہ میرے ساتھ کیا کیا؟ میں نے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ مجھے اس کے بدلے میں کچھ ملے، لیکن کیا تم نے مجھے اس کے لیے کم از کم تھینک یو بھی کہا؟ بلکہ تم تو آ کر مجھ پر ہی چلانے لگی. لیکن کی ساری باتیں سن کر کیٹرینا بالکل خاموش کری جاتی ہے. بعد میں جو میں دکھایا جاتا ہے لیکن فلپ کو لے کر جہاں سے جانے لگتا کہنے لگتے چلو فلپ یہاں سے چلیں. بعد میں کیٹرینا وہاں سے جانے لگتی ہے اور اس کا بٹلر اسے کہنے لگتا ہے چلو ہم لوگ یہاں سے چلتے ہیں. تبھی سے کیٹرینا بھی کہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن بعد میں وہ سوچتی ہے اور کہتی ہے ویسے اگر میں اس کے بارے میں سوچوں تو میں نے بھی اس کے شکریہ ادا نہیں کیا تھا، تو یہاں پر غلطی میری بھی ہے. اور ادھر ہی ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. آپ لوگوں کو تھوڑا بھی پسند آیا تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولنا. تو چلو پھر سے ملاقات ہوگا اس کا نیکسٹ پارٹ کو لے کر. تو چلو ابھی الوداع کہتے ہیں.